हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं मेरे पुराने दोस्त प्रतीक सापरा। दोस्त हैं पर मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ और हमारी थ्रू थ्रू काफी लोगों के थ्रू बात होती रहती है और हम लोग अक्सर कांटेक्ट में हैं कुछ 4-5 सालों से। एंड प्रतीक हैज डन अ लॉट ऑफ बिग फिल्म्स लाइक जोधा अकबर एंड डॉन। और इसके अलावा इनके काफी एक्सपीरियंसेस हैं डायरेक्शन में और असिस्टेंट डायरेक्शन में, तो वो आप आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रतीक, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी फिल्म जर्नी कैसे स्टार्ट करी और फिल्म लाइन में आने का कैसे सोचा और क्या इंस्पिरेशंस थी कि आप फिल्म लाइन में आए, उस बारे में कुछ बताइए। तो क्षितिज, सबसे पहले तो थैंक यू ऐसा ये ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा है कि ये इंफॉर्मेशन नेट पे नहीं मिलती। दैट्स वेरी ट्रू। ये इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत अक्सर मतलब लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस से या फिर व्हाट दे गॉन थ्रू उससे उससे ही पता चलता है। तो माय इंक्लिनेशन या मेरा जो इंटरेस्ट हमेशा रहा है वो बहुत बहुत पहले से, बचपन से ही मेरे को, मतलब मैं, अगर इफ आई कैन बी फ्री टू से, बट मैं लिटरली 8-10 साल का था जब मेरे को पता था कि अच्छा फिल्मों में जाना है, हाँ। फिल्मों में काम करना है, फिल्मों का शौक है, वही इंटरेस्ट है, वही फैमिली में कोई जाके। था क्या आपके फिल्म लाइन में? कोई नहीं। कोई नहीं। इनफैक्ट ऑल्सो आई मीन आई गेट टू इट व्हेन वी डिस्कस फर्दर, बट मेरी मेरी मतलब मेरी फैमिली कम्स फ्रॉम, मतलब बहुत ही इस्टेब्लिश, मतलब सर्विस सेक्टर, जिन्होंने अपना 9 to 6 जॉब करे। माय फादर हिमसेल्फ वो WHO में काम करते, अच्छा। नॉट इन द नॉट मेडिकल साइड बट द फाइनेंशियल साइड। तो मतलब उनका तो हमेशा यही कहना था कि भैया मतलब पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, ये IAS ये सब, हाँ। वो MBA। वो वाला MBA। हाँ। MBA। तो तो मेरी फैमिली के लिए ही ये चीज डाइजेस्ट करना, वो एंड दैट टू एट अ टाइम, देखो आज की डेट में ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इट्स स्टिल मोर एक्सेप्टेबल। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरी जर्नी शुरू हुई थी लिटरली 2001 में। 2001। बिकॉज मैं जैसे कि आपको बोला था बचपन से सोचते थे, तो मेरे दिमाग में तो ये था कि अच्छा ठीक है, स्कूल खत्म होएगा, चल लेते हैं बॉम्बे। वो वो जैसे सब लोग सब सोचते हैं ना ये फिल्म दुनिया में। बट वही था, मतलब वो चीज कैसे पेरेंट, मतलब जो ऐसी फैमिली, सबसे पहला तो मेरा स्टेप था कि ऐसी फैमिली को जो मैं बिलोंग करता हूँ, कि जहाँ पे एक तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं था कि मतलब इस फील्ड में जाना, सस्टेन कैसे करेंगे, मतलब जिनको सबको आदत है, सबको पता है कि अच्छा एक रेगुलर इनकम हमारी हर महीने आती है, वैसा जॉब लड़का पकड़े, उसमें नाम हो, ये सब वो उनको समझ आता है। ये नहीं समझ आता कि अच्छा अच्छा, क्रिएटिव यू और ऑलरेडी टोल्ड देम कि मेरे को फिल्म लाइन में ही अपना करियर बनाना है। धीरे धीरे मैं हिंट्स डाल रहा था। अच्छा। 2001 में द फर्स्ट थिंग आई डिसाइडेड टू डू वाज टू कि और उस टाइम पे बहुत ही कम इंस्टीट्यूट थे इंडिया। इनफैक्ट आई रिमेम्बर 2001 में मैंने 12th फिनिश करी थी। राइट आफ्टर 12th मैंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि चलो वो जो 3 महीने का टाइम है फ्रॉम रिजल्ट जब आना होता है, फिर हाँ। कॉलेज जाना होता है, कि क्या करोगे आप उस वक्त के साथ। तो मैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स का पता कर रहा था। ऑब्वियसली FTII सबको इज द बिगेस्ट वन, हाँ। उसमें हो गया। बट FTII में उस टाइम पे जो थे मोस्टली कोर्सेज जो थे, एक बीच में पीरियड आया था 2001 के टाइम पे FTII के लिए मोस्टली जो आपके कोर्सेज हैं सब पोस्ट ग्रेजुएशन के, नॉट रियली कि आप ग्रेजुएशन के लिए नहीं जा सकते। हाँ, ग्रेजुएशन करना पड़ता था, उसके बाद ये आप FTI जाओगे। या ग्रेजुएशन के बाद फिर आप FTII जाओ। मैं था जल्दी में, मेरे हाँ। को था कि यार अच्छा तो अभी क्या करा जाए। सो 2-3 इंस्टीट्यूट थे पूरे इंडिया में, जिसमें से एक इंस्टीट्यूट था दिल्ली में, नोएडा में, फिल्म सिटी में, AFT। एशियन अकेडमी, AFT, एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, मार्वा स्टूडियो। सो मैंने वहाँ पे फिर एक कोर्स, उनके डिप्लोमा कोर्स होते थे 3-3 मंथ्स के, तो मैंने फर्स्ट एस्पेक्ट एक कैमरा फेस करने का, एक्टिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, वो 3 So you महीने का wanted to मैंने become an करा। actor first? I was very interested to face the camera in this.
हाँ, क्योंकि दैट वाज जब हम वन लोग ऑफ छोटे द शहरों में होते हैं ना, तो हमको डायरेक्शन एडिटर ही तो दिखता नहीं है, हमें तो दिखता है वो जो स्क्रीन पे करेक्ट हो रहा है। हाँ, करेक्ट हमको सबको ये यही दिखता है, बट सब काम एक्टर हैविंग ही सेड करता है। दैट हैविंग सेड दैट इवन देन आई न्यू कि चल ठीक है, एक्टिंग एक पार्ट है, हम्म, but I was always interested in the technical part of it. So I हम्म, always knew कि यार एक्टिंग हो ना हो बट टेक्निकल पार्ट में जरूर हूँ। हम्म, हम्म, इनफैक्ट दैट्स व्हाई कि मतलब फिर मैंने वो 3 मंथ का कोर्स करा समहाउ, पेरेंट्स को मना के। ग्रेजुएशन तो करनी पड़ी, डैड का तो था आपका कि अगर तू बेटा, तब तक फिर मैंने बोल दिया था कि बस मेरा ये इंटरेस्ट है, ये चीज है, तो फादर ने बोल दिया था नहीं तू बीकॉम करेगा, हाँ, मतलब एटलीस्ट वो ग्रेजुएशन वाला। कंप्लीट कर लो। हाँ ग्रेजुएशन करो, तुम फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर तुम देख लो, जो है एटलीस्ट एक डिग्री होनी चाहिए। हम्म, मैं कहा फेयर एनफ, ठीक है बात सही है। और मतलब पूरी मेहनत करके करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करके। लकीली ग्रेजुएशन के साथ जो मैंने कुछ एक फ्रेंड्स बनाए थे, ये एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन है, बाय द थर्ड ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, सेकेंड थर्ड ईयर हम लोगों ने थोड़े थोड़े वो कॉर्पोरेट फिल्म्स होते हैं वो करना शुरू करा साथ साथ में हाँ, उनके साथ। एक आध शॉर्ट फिल्म्स, कुछ सीरीज के पायलट। और मैं तब, एक वो जज्बा होता है ना कि आपको सीखना है, हम्म, वो चीज बहुत जरूरी है। वो आप किसी भी फील्ड में आप कुछ भी जाओ, मतलब आप सबसे पहली चीज मैं कहूंगा, अब अगर हम वो बात करें उस नजरिए से कि जो लोग सोच रहे हैं कि भैया कैसे जाएं, क्या है, हम्म, क्या रिक्वायरमेंट्स हो, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है बॉस कि आपको खुद अंदर से कितना वो पैशन है, हम्म, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 70 to 80% जो क्राउड जो आता है यहाँ पे कुछ बनने के लिए, वो उसी में निकल जाता है। हम्म, क्योंकि उनके दिमाग में एक वो चमक धमक जो होती है ना, ग्लैमर। जब वो असलियत, जो जो असलियत निकल के जब आती है सामने, कि कितना रगड़ना पड़ता है, हाँ, उसमें वो सब निकल जाता है। तो वो चीज आप क्लियर हो जाओ, क्योंकि जब तक वो जज्बा नहीं होगा, जब तक आप वो रगड़ने को तैयार नहीं होगे, अगर आप वो रगड़ने को तैयार होगे हम्म, और वो आप मेहनत करने को तैयार होगे, देखो आई मीन क्रिएटिव फील्ड है, चाहे वो आप पॉटरी उठा लो या स्कल्पचरिंग उठा लो, आप एक अगर पॉटरी में एक वाज बनाना है या एक मटका बनाना है, तो वो उसको मिट्टी को मतलब सांच के ही हाँ, उसका शेप आएगा। हम्म, स्कल्पचर मतलब एक पत्थर को उठा के उसको चीर के ही आपको विल गेट दैट स्कल्पचर। तो वो प्रोसेस है, वो उसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। हम्म, तो लकीली मेरे को उस टाइम पे वो थोड़ा जज्बा था, एक वो एंथुसियाज्म थी। तो मेरे एक दो फ्रेंड्स थे जो नाउ हु आर ऑब्वियसली डूइंग वेरी वेरी वेल एंड अपने में ही एक नाम है इंडस्ट्री में, बट तब हम तीनों ये काम करते थे। तो मैंने देखा यार ये बंदा तो सही है, हम्म, इसको बोलते हैं लाइट उठाने के लिए, ये उठा लेता है। हाँ, इसको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बोलते हैं 10 लाइट वगैरह के साथ, वो उठा लेता है। और मेरे को था तो, और तब था, मैं कहा चल ठीक है ये सब तो करूंगा। और मैं साइड पे खड़ा रहता था, मैं कहता था मेरे को और बता, हाँ, बिकॉज मेरे को वो इंटरेस्ट था। चाहे वो मतलब मैं इतना एक्साइटेड हुआ था कि मेरे को अगर बूम माइक दे दिया पकड़ने के लिए एक छोटे से सेटअप में, कि तुम उसको पकड़ रहे हो हम्म, और या फिर हेल्प कर रहे हो, या फिर एक लाइट भी पकड़ ली, उसको हाँ, कैसे प्रॉपरली एंगल करना, वो बहुत बड़ी चीज थी। हम्म, तो उसी से, क्योंकि मेरे लिए वही था कि देखो टेक्निकल एस्पेक्ट से आप जितना सीख सकते हो उतना सीख। सो एनीवेज, सो उस टाइम पे यही ऐसे छोटे छोटे काम हम करते रहे। तो लकीली बाय माय थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन उनके साथ ये रैपो बन गया था। तो एक एक फीचर फिल्म हो रही थी अच्छा, ये शूट। ग्रेजुएशन करते करते आप एएफटी का कोर्स कर चुके थे या कर रहे थे साथ में? सो पहला कोर्स जो किया था, जो एक्टिंग वगैरह का था, वो था जैसे कि मैंने आपको वो बताया परफॉर्मिंग 12th के आर्ट्स। बाद में कि हाँ, जो जो 12th के बाद में जो 3 महीने का वो समर ब्रेक होता था, मैंने वो हम्म, 3 महीने के समर ब्रेक में वो मैंने कर लिया हम्म, था। तो वहां पे ये ऐसे ये सब दोस्त मिल गए। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे इन लोगों के साथ फिर ये थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया था मैंने ऑलरेडी, बिकॉज ये कॉन्टेक्ट्स बन गए थे। तो इसलिए थर्ड ईयर तक हम्म, क्या हो रहा था कि थर्ड ईयर के मिड मिड फाइनल्स के आसपास, अ, देखो डीयू था, हम्म, मेरे को पता था बीकॉम खत्म होने वाला है, हाँ, अटेंडेंस का कुछ फर्क पड़ता नहीं है। 1 महीने का शूट था, मेरे को अच्छे से याद है, मेरे दोस्त ने कॉल किया सीधे
कहता है कि ये फिल्म हो रही है, इसमें कोंकणा सेन है। कोंकणा सेन ने उसी साल कुछ महीने पहले ही अभी वो नेशनल अवार्ड जीती थी वो अपनी फिल्म के मिस्टर एंड मिसेज अय्यर के लिए। और ये उनकी फिल्म थी, तो वो नाम सुन के तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट हुआ कि चलो एक कोंकणा सेन एक स्टार है, बड़ी नेशनल अवार्ड विनर, उनके साथ काम करने को मिलेगा। उन्होंने बोला एक एडी चाहिए, तू आ रहा है? हाँ ना कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं, सीधे बोला तू आ रहा है। मैं भी कहा ठीक है, डन। सो उसमें मेरा वो फर्स्ट लेवल जो एंट्री लेवल एडी का होता है, जिसको हम बोलते थे सेट प्रोडक्शन असिस्टेंट, जो बेसिकली आपका प्रोडक्शन का भी करता है और ईडी डिपार्टमेंट का होता है, वैसे ईडी डिपार्टमेंट के अंदर, बट वो प्रोडक्शन का भी काम, दोनों चीजें करता है। आई अंडरस्टैंड, मैंने भी प्रोडक्शन असिस्टेंट से शुरू किया था, और कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है कि प्रोडक्शन असिस्टेंट क्या करेगा, जो काम बताया जाएगा तुम्हें करना है, सामान लेके आना है, ले आओ, ये करना है, बेसिकली सेट रनर। मेरे को कुछ भी काम दिया जाएगा तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। करेक्ट। तो उस टाइम पे एक वो फेज चल रहा था, ये 2001 के बाद 2003 लगान आई थी, सिंग साउंड नया शुरू हुआ था हमारी फिल्म में। तो जो बहुत प्योरिस्ट जो बहुत प्योरिस्ट फिल्म मेकर्स थे, ये जो फिल्म मेकर थे मिस्टर मनो रेवाल थे, ही फ्रेंच ओरिजिन थोड़ी थी इनकी, और वो थोड़ा एक प्योरिस्ट फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग फॉलो कर रहे थे। तो सिंग साउंड प्लान किया, जो कि एक एक्साइटिंग हमारे लिए भी, कि सिंग साउंड सेटअप पे वर्क करने को मिलता। बट उस टाइम पे सिंग साउंड सेटअप के लिए एंड स्मॉल बजट फिल्म थी, इंडिपेंडेंट फिल्म थी, तो एज सच आज की डेट में अब अगर आप सेट पे जाएंगे तो एक डिफाइंड होता है कि मतलब एक आपको 4-5 लोग सिक्योरिटी वाले होते हैं कि जिनको आप सिंग साउंड होते हैं, वो बाउंसर्स होते हैं कि उनको सेट किया होता है, वो साइलेंस करवाएंगे, वो सेट। उस टाइम पे ये सब कुछ नहीं होता था, वो सारा काम सेट प्रोडक्शन, सेट रनर्स का होता था। तो मेरा काम होता था कि सेट से 1 किलोमीटर दूर लॉकअप करना है। दिल्ली के अंदर शूट कर रहे हैं, सैनिक फार्म जैसी जगह पे जहाँ 8 लोग भरे हुए हैं, उनसे डील करना, इनसे डील करना। और पिच मतलब हमारे तकरीबन 50% शूट जो थी वो सैनिक फार्म में वो रात को थी। कौन सी फिल्म थी? मिडल ऑफ द नाइट। इस फिल्म का नाम था चाय पानी एक्सेट। चाय पानी। हाँ, एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए उसको रिलीज मिला था बहुत साल बाद, बट ये हमने शूट करी थी 2003 में ये फिल्म को। तो उसमें भी मेरा क्या हो रहता था कि जैसे ही कट बोला जाता था, मैं किसी भी तरीके से भाग के ना सेट तक जाता था, कि 500 मीटर दूर सेट था, मैं भाग के जाता था वहां पे, इधर उधर देखता कि चलो किसी को कुछ चीज की जरूरत पड़े, मैं हाथ बटा लूंगा या जनरली दे देता। और उसमें से कुछ थोड़े एक्सपीरियंस लोग थे जो कुछ मतलब जिनके लिए फर्स्ट फिल्म नहीं थी, वो न्यूनेस या वो एक्साइटमेंट नहीं था, रात का शूट है, ज्यादा काम नहीं है, तो वो सो रहे हैं आराम से, तो एक थोड़ा हेल्प किसी और को चाहिए थी, तो मैं घुस जाता था। सो वही उसी चीज को लर्निंग एक्सपीरियंस धीरे धीरे बना के फिर क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ द शूट अनफॉर्चुनेटली एक एक दो दिन के लिए ऐसा हो गया था, जो हमारा सेकंड एडी बहुत अच्छा दोस्त लगे, उनको अस्थमा का थोड़ा इशू था, और एक बहुत डस्टी से वेयर हाउस में हमारा शूट, तो वो कर नहीं पा रहे थे उस टाइम। तो उस पॉइंट पे फिर फर्स्ट एडी ने बोला कि चल प्रतीक तू आ सेट पे। तो वो मेरे लिए मतलब वो था हाईलाइट ऑफ दैट शूट, की 2 दिन के लिए सेट पे एक्चुअली काम रहने का मौका मिला। 1 किलोमीटर, हाँ, 1 किलोमीटर दूर लॉकअप नहीं कर रहे बट सेट पे काम कर रहे। सो वो हुआ था। वो फीचर फिल्म करने के बाद ऑब्वियसली मैं अपना ग्रेजुएशन फिनिश करके कुछ मंथ में देन अगेन मतलब वो फिर तब मेरे को ऑब्वियसली टेक्निकल साइड का और भी ज्यादा इंटरेस्ट है। और मेरा बचपन से एक्चुअली आई बीन गुड एट ड्राइंग एंड पेंटिंग, और एक वो विजुअल फील का मेरे को हमेशा एक इंक्लिनेशन थी। तो जस्ट एज ए मतलब एक
ट्राई आउट करने के लिए, और मेरे को ये भी लग रहा था अल्टीमेटली मेरे दिमाग में था कि डायरेक्शन तो डेफिनेटली वो एक एक क्या बोलते हैं, एक एंड गोल तो मेरा था ही। तो डायरेक्शन के लिए इसलिए मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स भी सोचा था पहले, बिकॉज यू नीड टू नो ऑल दी एस्पेक्ट। अगर आप डायरेक्टर बन रहे हो, अगर आप उस चीज के थ्रू नहीं जाते हो कि मतलब अगर आप एक एक्टर के खुद के सिचुएशन में आपने नहीं डाला एक एक्टर के, तो आप कैसे समझ सकते हो कि उस एक्टर के दिमाग में क्या जा सकता है, या फिर कैसे सोल्यूशन दे सकते हो आप सेट पे। वो मेरा थॉट था शुरू से कि उसको उस एस्पेक्ट से सीखना है। सो सेकंड डिप्लोमा जो मैंने डिसाइड करा करने का वो था सिनेमेटोग्राफी। तो फिर मैं दोबारा AFT गया 3 महीने के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन। जो मैंने फिर 3 महीने का कोर्स जो किया वो फिर सिनेमेटोग्राफी का कोर्स किया वहाँ पे। यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि बहुत सारे अगेन सब्सक्राइबर मुझसे ये भी पूछते हैं कि फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए नहीं ज्वाइन करना चाहिए, और कौन से फिल्म इंस्टीट्यूट अच्छे हैं। तो AFT के कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए कि मतलब वो अच्छा है क्या है, क्योंकि अगेन उसके बारे में कोई ऐसा रिव्यूज या ऐसा कुछ पता नहीं चलता है बाहर। या क्या है ना कि देख, ऑनेस्टली मेरा ये कहना होगा कि आज की डेट में इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आपको मैं वही बोला, तब तो गिने चुने चॉइसेस होते थे। मतलब आप अपने एक हाथ पे गिन सकते थे कि ये चॉइसेस। जीमा होता था उस टाइम पे, AFT होता था, सिम्बायोसिस, बट सिम्बायोसिस में भी मास कॉम होता था, और ऑब्वियसली अपना NSD जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन। तो NSD क्या है, SNFT में मेरे ख्याल से सीट्स इतनी कम है कि उसमें नहीं होता है, तो आदमी वैसे ही डिमोटिवेट हो जाता है कि अरे यार अब मैं कहाँ जाऊँ। करेक्ट। प्लस अच्छा दूसरी चीज थी कि मैंने एक्चुअली FTI के लिए ट्राई भी किया था, सिनेमेटोग्राफी का सोचा भी था अप्लाई करने का, बिकॉज मेरा एक पॉइंट पे सिनेमेटोग्राफी की तरफ काफी इंक्लिनेशन भी था। बट ऑब्वियसली उसके लिए यू नीड टू डू मतलब अपने +2 में आपको साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है, और मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड था। आपका मतलब +2 में साइंस का बैकग्राउंड जरूरी है, बट मेरा कॉमर्स का था। तो एनीवे, सो इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूट मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखो दोस्त, आज ही डेट पे इतने सारे इंस्टीट्यूट है, इट्स वेरी टफ टू से सबके प्लस पॉइंट होंगे, सबके माइनस पॉइंट होंगे। बहुत जरूरी है ये उस नजरिए से देखो कि अभी आपके लिए कौन सा अच्छा है, इस सेंस में कि फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना सिचुएशन बताऊं, मैं उस वक्त करना चाहता था कोई कोर्स, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वेट नहीं करना चाहता था जब मैं कर रहा था इनिशियली। तो इफ वो सिचुएशन है तो उसमें कुछ एक इंस्टीट्यूट आपके ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज, मनी फैक्टर बहुत बड़ी चीज है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत कॉस्टली होते हैं। और ये एक सच्चाई है कि किसी भी फिल्म इंस्टीट्यूट में कभी भी प्लेसमेंट गारंटी नहीं होती है। लाइक यू इन्वेस्ट टाइम, यू इन्वेस्ट मनी, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बाहर निकल के सीधे जॉब मिलने लग जाएगी। इवन विस्लिंग वुड से भी नहीं है। कौन देगा? करेक्ट। सो मतलब हाँ, the only difference between एक चीज जो फैक्टर है बिटवीन FTI और बाकी इंस्टीट्यूट की, FTI ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा नहीं है। वो एक डिग्री है। वो डिग्री और डिप्लोमा वाला फर्क वहां पे सिर्फ जो है। सो पहली चीज की कौन सा इंस्टीट्यूट है, इट्स रियली अप टू यू। एज फार एज AFT इज कंसर्न, मेरे को लगता है कि जो देखो कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके चाहे वो, हम अभी तो फिल्म मेकिंग की बात कर रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ फिल्म मेकिंग में या कुछ और चीज भी, अगर आप मान लो CA भी बनना चाहते हो या कुछ भी बनना चाहते हो, यार कोई भी कोर्स करके MBA करके आप, ये नहीं है कि आपको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस लेके ही जाके होता है। तो जो कितना आप लर्न करना चाहते हो, आई ऑलवेज फेल्ट इट्स ऑलवेज अपॉन यू, इट्स नॉट जस्ट कि कौन सा इंस्टीट्यूट है। Actually, education is not institute or teacher dependent, it's student dependent. आप कितना सीख के निकलते हो वहां से। Exactly. अगर आप वहां जाके बैठ जाओगे कि नहीं टीचर मुझे सिखाएगा, इंस्टीट्यूट ही मुझे सिखाएगा, then you won't be able to learn anything. आपको अपने से इनिशिएटिव लेना जरूरी है।
इंस्टीट्यूट ही मेरे को प्लेसमेंट होएगा तो फिर नहीं होगा, बस फिर आप क्या कर रहे हो, है ना। और इस फील्ड में तो ऑब्वियसली नहीं होएगा, कोई भी, जैसे आपने कहा, कोई गारंटी नहीं देगा वो चीज का। और रही बात की डज इट अफेक्ट, मेरे को पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस वो चीज नहीं रहा है कि ये चीज अफेक्ट कर रही हो कि वो इस इंस्टीट्यूट से है या नहीं है, वो चीज इतना अफेक्ट नहीं करी। तो या I would say कि आप institute is really personally dependent according to your factor. Is it important? I would say yes, क्योंकि आपको कुछ भी कह लो, कहीं पे तो एक स्टार्ट करना पड़ेगा, एक नॉलेज लेना पड़ेगा, एक मॉक एटलीस्ट हमारे इंस्टीट्यूट में आई कैन से फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। एंड वो स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल से सब फिल्म इंस्टीट्यूट्स का है कि बेसिकली कि आपको एक प्रोजेक्ट भी दिया जाता है जिसमें आप एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हो, तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि मारवा स्टूडियोज में, एएफटी में, वो जैसे स्टूडियोज उनके खुद के बने हुए थे या फिर इक्विपमेंट देते, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनानी होती है, अपने उसका मौका मिलता है। टीवी जो जर्नलिज्म के आर्टिकल्स होते हैं वो सब करना होता है। तो वो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए इट्स गुड, सो दैट, बट does it make you ready for the world? In some way yes, but 100% रेडी हो गए वो कोई नहीं कह सकता, वो तो आपको बाहर जाके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, हर प्रोजेक्ट अपना एक्सपीरियंस है। तो हाँ, सिनेमेटोग्राफी करने के बाद फिर डेफिनेटली देन आई टुक द प्लंज, देन उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। मेरे एक दो फ्रेंड्स हम शिफ्ट हो गए, मतलब मुंबई आ गए। तो फ्रॉम देयर देन अगेन यू नो इट वाज दीस फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने चाय पानी पे करा। लकीली जो वो उनका फर्स्ट एड ही है, फिर एक और फिल्म हम दोनों ने साथ में वर्क करना शुरू करी जो मिस्टर अनिल कपूर की फर्स्ट थी, which was called गांधी माय फादर, पीरियड ड्रामा फिल्म थी। तो उसमें वो फर्स्ट एडी कर रहे थे, या तो मैं आई गॉट द चांस टू वर्क ऑन एज थर्ड एडी ऑन दैट। फिर then it was one after the others, and then you get into, मतलब it's really about cracking the first two films। जब एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है and you start knowing people, word of mouth जाता है, कुछ लोगों से आप लोग मिलते हो, जो लोग सेट पे मिलते हैं वही आगे दूसरी फिल्म करने जा रहे हैं, तो वो आपको रिकमेंड भी कर देते हैं। करेक्ट। I mean it's really how, मतलब how good a mark, as in I'm not saying कि एक आपको दिखावा करना होता है, बट अगर आप जेन्युइनली टेक्निकल साइड के लिए, एटलीस्ट मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि अगर आप जेन्युइनली अच्छे हो या आप जेन्युइनली मेहनती हो, जेन्युइनली आप एफर्ट लगा रहे हो, समझदार हो, तो आपको कोई ना कोई आगे जाके रेकमेंड करेगा, वो चीज हुई। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने भी नोट करी है कि सेट पे हर कोई आपको नोट कर रहा होता है। आपको भले ही चीजें आती हो चाहे ना आती हो, बट एवरीवन इज वाचिंग यू कि हाउ मच यू आर ट्राइंग, इवन इफ यू डोंट नो फ्यू थिंग्स, आप ट्राई भी कर रहे हो ना, तो भी बहुत ऑनेस्टली ट्राई करो चीजों के लिए, कि आप एफर्ट कर रहे हो, एंड दैट शोज। हो सकता है सेट पे आपको 2-3 बार गाली पड़े, बट जब एंड में रैप पार्टी होगी ना, देन दे विल से कि तूने मेहनत बहुत करी, तू आगे जाएगा बंदे। ये होता है एक्चुअली, वही चीज है। देखो अब कितने, मेरे को कितने लगा लो 15 साल हो गए हैं ये सब करते हुए, 15 से 17 साल एडी करते हुए। एवरी प्रोजेक्ट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हर प्रोजेक्ट, चाहे वो एड हो, फिल्म हो, हर प्रोजेक्ट पे आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। हर प्रोजेक्ट पे आपको कोई नया डिफिकल्टी, एक नई ऑब्स्टिकल सीखने आपको आपके सामने आएगा, बिकॉज फिल्म मेकिंग में इतने सारे लॉजिस्टिक्स हैं कि मतलब एज असिस्टेंट डायरेक्टर्स हम लोग जो मैनेज करते हैं शूट को, हमारा काम है डेफिनेटली कि जितना हो सके सब चीज फोर्स ही करें। 100% हमेशा हर चीज को फोर्स ही करना बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ, बिकॉज इतने सारे लॉजिस्टिक हैं, कुछ थोड़ा 19-20 तो हो जाता है कभी कभी। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ऐसा होना चाहिए,
but I'm just saying कि इतने सारे logistics हैं that you everybody, and I'm not just saying the ADs or just the costume, or even for a director, even for a producer, every project you learn something, that's for sure. कुछ कुछ सीख के आप लेके जाते हो साथ, and that I think वो एक beauty है process की जो आप सीख। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं जो काफी टाइम से असिस्ट कर रहे होते हैं, they don't know anything about camera. I think this is also one more important thing that आप सेट पे रहो तो सिर्फ अपने काम को लेके अगर बहुत ज्यादा सीरियस हो, ये भी मैंने देखा है, मतलब मेरा पर्सनल परसेप्शन है, तो कई बार आप बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाते हो। तो मैं अक्सर बताता हूँ कि ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप लोगों से एटलीस्ट बात करते रहो, एकदम स्ट्रिक्टली अपने काम पे ध्यान दोगे तो भी प्रॉब्लम रहती है कि आप बिल्कुल सीरियस हो, आप किसी से अच्छे से बना के नहीं रख रहे हो, क्योंकि आगे भी काम करना होता है। So human relations is also necessary, technicalities is also necessary, like everything is necessary. You don't just have to be very strict on set कि मैं सिर्फ technicality पे ध्यान दूंगा। आप कैमरे के बारे में थोड़ा जानो, आर्ट के बारे में थोड़ा जानो। means set is a learning experience. It shouldn't be like you take it as a job, because अगर जॉब ही करना है तो फिर MBIS क्या बोला था, जॉब ही कर रहे होते। तो बहुत लोग जॉब की तरह लेते हैं, but unless you are enjoying this process, you're trying to learn more about it, then तब तक कुछ सक्सेस नहीं मिल सकती। एकदम करेक्ट यार। आई थिंक देखो क्या है ना, हमारा फील्ड इतना क्रिएटिव है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स सो क्रिएटिव दैट मतलब इट्स वेरी हार्ड टू जज पीपल जस्ट ऑन द फैक्ट कि अच्छा उनका ये सीवी है, तूने ये किया है, तो ये हैंडल करा है, वो अच्छा कुछ। इट डजंट, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक जन या एक एडी हो या कोई भी टेक्नीशियन हो जिसका, मैं खुद बोलता हूँ, अगर मेरा मतलब मैं सामने मेरा 15 साल का अगर एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं है कि मैं एक और जो जिसको सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस हो एडी उससे बेटर हूँ, ये जरूरी नहीं है। बिकॉज इट्स सच अ क्रिएटिव फील्ड, मतलब it really depends on how time zone, and also like you said, relationships do matter. But मतलब देख, so there's a very fine line, क्योंकि लोग इसको मिसकंस्ट्रू कर सकते हैं, ये नेपोटिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। वो और आज की डेट में वो बहुत सीरियस टॉपिक है, तो वो अभी इस चीज को समझाना आई थिंक इट्स वेरी टफ, बिकॉज ओनली जो लोग इंडस्ट्री में और जो उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चीज उसको अच्छे से समझा सकते हैं। जो बाहर से इसको देख रहे हैं, जो कभी इसमें घुसे नहीं, उनको कहना, उनको समझना बहुत मुश्किल है। बट फॉर्मूला उसका बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि बात सीधी सी है। बिहाइंड द कैमरा के लिए मेरा हमेशा ये फील रहा है कि कोई भी हो, प्रोडक्शन हो या डायरेक्टर हो, कोई भी, वो ऐसे लोग ढूंढते हैं जो ऑनेस्ट हो, जो मेहनती हो, और जो मतलब ऑब्वियसली जो, जैसे कि आपने कहा, मतलब जिनका ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर ना, इन द सेंस कि वो नेगेटिव एनर्जी ना हो, यू नो, दे हैव सम पॉजिटिविटी टू देम। तो बेशक वो गलतियां कर रहे हो जैसे आपने कहा, बट उनको, आप ऐसे जन को हमेशा मतलब मेरा मतलब पैशन हो, बाय कैरेक्टर आई मीन पैशन हो। सो ऐसे जो लोग अगर होते हैं सेट पे, उनको डेफिनेटली उनके लिए एवेन्यूज अपने आप बनते हैं आगे, और वो चीज आती है आगे, इसलिए उनको रेकमेंड किया जाता है। नॉट बिकॉज कि अच्छा तेरे साथ मैंने वो प्रोजेक्ट किया था, मेरी दोस्ती हो गई, क्योंकि ये भी होता है कि आप, और ये चीज भी है, ये भी होता है कि मेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो, अगर अच्छा नहीं करता है, अगर मुझे पता कि नहीं यार वो सेट पे लाऊंगा, काम में उसके खोट है, हाँ काम में खोट है, वो काम चोरी करता है, लेजी है, मैं नहीं रेकमेंड करूंगा। मैं उसको रेकमेंड करूंगा जिसको मैं इतने अच्छे से जानता नहीं शायद, बट मेरे को पता है कि बहुत अच्छा काम करता है यार, बहुत मेहनती है वो, तो उसको ज्यादा मौके मिलेंगे। There is no single criteria. So like I said, that's why I said in the beginning.
Correct. But मतलब मेरा at least my experience and my journey has been and कि at least technical side पे hard work does pay in this. Hard work and your at the end of the day your own capabilities, your own आपका अपना स्वभाव क्या है वो चीज पे करता है. So your first major film as assistant director was Dawn. No, so I would call Gandhi My Father a major film. First major film. Because yeah, because दो चीज थी. एक तो अनिल जी was producing it. So and मेरे को याद है मैं बचपन में Anil Kapoor ji was like the first hero that I was a big fan of. So for me that meant a lot कि हर रोज आप ऑफिस में बैठे हो, हर रोज मिल रहे हो उनसे, बातचीत हो रही है. That meant a lot. So for me that was already getting into the A-list category. Secondly, but coming back to the film itself, international film थी. गांधी, एक्टर बहुत अच्छे थे. अक्षय खन्ना, दर्शन जरीवाला, Shefali Shah, plus the script, at least the original script and the way the film was intended and the whole, even the film itself, the way it is, was a lovely story to be told and with international appeal. और हमने इसको हिंदी as well as English दोनों language में shoot करी, dual language में shoot करी थी. So I think it was one of those films जब actually release हुई थी तो एक international festival market में भी इसका काफी चर्चा हुई थी. जी. So I think that was an achievement. Gandhi My Father was the first film. Gandhi My Father के बाद एक film करी थी जो unfortunately was star-studded, never saw the day of light, which was called Meridian Lines. हाँ. So वो करी थी as assistant director. फिर I think it got released in 2013 ना? It never got released. अच्छा, actually I was seeing this IMDb. It was released, मतलब it is written here. It happened to 2013 का फिल्म है. Release नहीं हुआ शायद ये पिक्चर. 2013 का फिल्म नहीं ये हमने शूट करा था 2005 के एंड में, 2000 नवंबर दिसंबर 2005 Jan 2006. Again huge star cast I guess. So that's the fun part. That उस time पे when we were shooting the film, the biggest star cast at that point of time was the biggest star of the film was Arjun Rampal in it, and the other actors were Konkana again, Irfan Khan, Abhay Deol's second film. He was shooting wise. It was his second film that he shot. Piyush Mishra ji, you had Raima Sen, you had Soa Ali Khan. So yeah, Nawaz. Nawaz also there. Nawaz was there. Nawaz had a very good role, and again I keep on telling this to people, and I'm not saying because I worked on that film, but I'm saying because I've seen it. I've seen him there. Honestly, I really, really wish this film would come out because people, to me, this was the best performance of Nawaz. And people haven't got to seeing that. He plays the role of eunuch, Hijra in that. अच्छा. And what performance. वो तो खैर किसी भी रोल में चला जाए, बट 2005 में जब उसको रोल्स मिलते 2005 की बात कर. हाँ, जब लोगों को, this is way before Wasepur, way before Talash and all that. I think it was his bad luck. Picture release हो जाती तो क्या पता उसका करियर कहीं और होता. He was fabulous in that.
and he had a lot of roles with Irfan. He had a lot of scenes with Irfan, with uh, few of them with Arjun also. So it was again. I mean, the film was good. At bad luck for that film, I think. And just on the star cast, I think people should just think about releasing it just based on the star cast. At that time, Arjun Rampal was a hot cake. Picture आएगी तो Correct. देखी जानी है. Correct. So we worked on that. After that one is when we went on. So when you did My Gandhi, My Father, and Meridian Lines, you did right from the pre-production to the post-production to the end of it. So no, I didn't used to do post-production. I used to do till end of shoot. End of shoot. Yeah. So ADs. I think mostly chief ADs go to post-production, na? No. So we guys used to follow the very Hollywood kind of system which had started to come into play, where it was not really chief AD was more of a term given in Bollywood as such, but it was more the first AD system where you got first AD, second AD, and all that, who are purely there to manage the shoot. What happens is then you have your director's assistant, your DAs, who stay on and who are really the whole more into the creative side. But because since the beginning, originally, so the chief ADs were all involved into creative. Anyone who was called an AD was involved into creative. Even when the first AD system was, when we were doing these films and the first AD system was involved, it's not until you are really on films like Dawn or Jodha Akbar where you are purely into managing the shoot. Before that, you're very much involved in the creative as well. But even with Dawn and Jodha Akbar, there used to be that fluidness or that openness to discuss creatives with direction among us and all that. So yeah, that was the way. So I would not be on the post. Me and the first AD and the AD team would generally just be there till the end of the shoot. बट एक अजीब सा लगता है ना, जैसे मैं भी कई पोस्ट पे नहीं जा पाता था, फिल्म आपने शूट करी, आपको मन करता है कि मैं जाके देखूं कि मतलब एडिट क्या हुआ है, कलर करेक्शन कैसे हुआ है, साउंड डबिंग कैसे हो रही है, बट दे वोंट अलाउ यू क्योंकि वहां पे बहुत कम लोग ही जा सकते हैं. Yeah. So that's where the D is the director's assistant. So US में वो system होता है. See, US में if you follow the first AD system, purely first AD and his team, first AD, second AD, second DAs and all that, उनका सिर्फ मैनेजमेंट का जॉब, मेकिंग श्योर कि जो चीजें चाहिए वो हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपके शॉट में 10 प्रॉप्स चाहिए तो वो 10 की 10 प्रॉप्स हैं कि नहीं है, वो एडी का काम है देखना. अच्छा, अभी प्रॉप मतलब अगर मग है, मग में अगर वो साइन लगा हुआ है या जो भी लोगो लगा हुआ है, लोगो करेक्ट है या नहीं है, वो डीए का काम, वो डायरेक्टर्स असिस्टेंट का. सो दैट बिकम्स, सो वो उस हॉलीवुड सिस्टम में क्रिएटिव और मैनेजमेंट बहुत ही वाटर टाइट कंपार्टमेंट सेपरेट होते. सब कुछ मतलब डायरेक्टर को हेल्प करना है बेसिकली. कॉस्ट्यूम वाले से कोऑर्डिनेट करोगे, कॉस्ट्यूम आया कि नहीं आया, सही आया कि नहीं आया, फिर जाके वेरीफाई कराओ डीए से कि भाई ये देखिए आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है. फिर कास्टिंग वाले से बोलो भाई एक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं, जूनियर आर्टिस्ट आ रहे हैं कि नहीं, फिर एक्टर को पूछो कि उसकी गाड़ी आई कि नहीं. वो सारे काम एडीज को करने पड़ते हैं, छोटे से लेके बड़ा काम भी हो, सेट पे सारी चीजें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, छोटी छोटी चीजें भी करनी पड़ती है कि डायरेक्टर का काम जो है वो डायरेक्टर को ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, वो सिर्फ क्रिएटिव चीजों पे फोकस कर सके. तो एडीज का काम ये है कि डायरेक्टर का काम हेल्प करे, कि उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम से डील ना करना पड़े बेसिकली. करेक्ट. और तो इसलिए बाहर क्या होता है, जनरली अगर किसी को डायरेक्टर बनना होता है, वो नॉर्मली जो डायरेक्टर्स असिस्टेंट होते हैं वो जनरली जाके बढ़ के आगे जाके डायरेक्टर्स बनते हैं. जो फर्स्ट एडी, सेकंड एडी ऐसे ये लोग होते हैं, वो जनरली प्रोडक्शन में जाते हैं. दे बिकम ईपीज, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर. सो वो उनकी जर्नी प्रोडक्शन की तरफ होती है, बिकॉज उनका डीलिंग ज्यादा प्रोडक्शन जैसा है. अरेंजमेंट सारे हो गए, लॉजिस्टिक्स सारे क्लियर हैं, सब कुछ स्मूथली जा रहा है. दे बिकम बेटर एट इट. हाँ, क्रिएटिव का उनका इतना लेना देना, और डीए का क्या होगा, फुल्ली क्रिएटिव का.
बट वो चीज है कि नहीं है वहां पे, मतलब डीए वो बेसिकली एडीसी। डायरेक्टर के बिहाफ पे काम करता है एक तरह से देखा जाए तो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बट इंडिया में वो बहुत अभी भी वो बहुत थिन कॉन्सेप्ट लाइन है। बहुत बहुत थिन लाइन है, बहुत फ्लूइड है। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, इवन बिकॉज आज की डेट में भी जनरली क्या यहाँ इंडिया में जर्नी होती है कि आप सेकंड एडी, फर्स्ट एडी से जाके आप डायरेक्टर, रादर हाँ। देन जस्ट डीए। डीए से भी आप डायरेक्टर बनते हैं। हम्म। तो वो दोनों तरीके से यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज आप वो दोनों लोग ही अब क्रिएटिव में इन्वॉल्व। इट्स नॉट जस्ट प्योरली द डीए। एक और चीज होती है इसमें, एसोसिएट डायरेक्टर। जी। मैं मुझसे किसी ने पूछा था सब्सक्राइबर ने कि एसोसिएट डायरेक्टर क्या होता है, तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया। मैंने कहा देखो डेफिनेशन कुछ और है, हॉलीवुड में कुछ और होता है, इंडिया में डायरेक्टर का जो दोस्त होता है उसको वो बुला लेता है सेट पे, और वहाँ कुर्सी के बगल में बैठ जाता है, वो एसोसिएट डायरेक्टर होता है, वो उसकी पेमेंट भी लेता है और उसको एडवाइजर हाँ, देता रहता है। दैट बिकम्स एसोसिएट डायरेक्टर इन इंडिया। इंडिया में मैंने ऐसा हाँ। बहुत होते हुए देखा है। आई मीन प्रीटी ट्रू, प्रीटी ट्रू। दैट्स वेरी 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 ट्रू कि एक वहां पे वो रिलेशनशिप्स का वो थोड़ा बहुत प्ले कर जाता है, बट ऑल्सो इट इज, आई थिंक इट्स ऑल्सो टू डू विद someone that a director believes कि मतलब सेकंड ओपिनियन। एक सेकेंड ओपिनियन से ज्यादा कि उसकी क्रिएटिव ओपिनियन उसके लिए बहुत जरूरी है। जो कि रियल पर्पस बट होता है। बट इतना जरूरी नहीं है कि उसको को डायरेक्टर बना दे। हाँ, को डायरेक्टर इज जिसको, माय आई गेस मतलब इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर ही है बिल्कुल। हाँ, को सी डायरेक्ट को डायरेक्टर इज you've directed it with the director, हाँ। but that's some, I mean that's not a title which is commonly seen, whether it's here or Hollywood. But associate इसलिए यहाँ पे वो देखने को मिल जाता है because it's very much a trusted person जो creatively strong है, जिसका creative input बहुत important है। मैंने ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया है जिसमें एसोसिएट डायरेक्टर जो था, ही हैज नेवर डन एनी फिल्म बिफोर। तो मैंने पूछा आप यहाँ पे कैसे आए हो, Wow. मेरे दोस्त हैं डायरेक्टर साहब, तो उन्होंने कहा आ जाओ, मैं आ गया। मैंने कहा अरे वाह सही है। तो दिस आल्सो हैपेंस। नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं आपको सेट पे। True, So nothing is true. perfect in Mumbai. If you go to Mumbai and if you think that everything is going to be perfect there, nothing like that ever happens. Like producer है, producer को बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिलता है फिल्म फेयर में, बट हमारे यहाँ प्रोड्यूसर कभी सेट पे आता ही नहीं है। प्रोड्यूसर हमारे यहाँ बेसिकली फाइनेंसर होता है। सो जो टर्म्स हैं हॉलीवुड के वो यहाँ पे एज इट इज इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये जो सच्चाई है। Yeah, देख I would actually say कि it's not completely true. जो जो ज्यादा established production houses हैं, जो ज्यादा professional production houses हैं, so which I'm talking about the top ones, and even now I feel जो new age production houses आ रहे हैं, जिन्होंने new age बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो अब फिल्म बना रहे हैं, लॉन्ग फॉर्मेट, हाँ, लॉन्ग अमित शर्मा फॉर्मेट में जा क्रोम रहे हैं। फिल्म्स, हाँ बधाई हो बनाई Exactly. उन्होंने। So they are much more professional. So they have that. वहां पे ये चीज लागू नहीं, वहां पे आपको प्रोड्यूसर हैंड्स ऑन मिलेगा, वहां पे आपको प्रोड्यूसर का जॉब करते हुए दिखेगा, यू नो। वहां पे आपको अगर एसोसिएट है तो उसको एसोसिएट का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एग्जीक्यूटिव वाला काम कर रहा है। और ये चीज ओवर द पास्ट डेकेड, पिछले 10 सालों में डेफिनेटली बहुत ग्रो किया। बट हाँ, अभी भी मेजॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सिनेमा बॉलीवुड में जो हो रहा है अभी भी काफी इंडिपेंडेंट सिनेमा हो रहा है, एंड इंडिपेंडेंट सिनेमा विद इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, जो अभी भी वो देखो क्या है कि बॉलीवुड की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें ये सब जो चेंजेस थोड़े वेस्टर्न की तरफ, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो आने शुरू हुए, ये काफी रीसेंट है, यू नो। So it's I mean our industry is more than 100 years old, so and ये सब changes have only started coming past 15 years, 20 years. तो अभी बहुत सारे लोग अभी भी ओल्ड स्कूल में यू नो फंक्शन कर रहे हैं, तो उस वजह से वो चीज हो जाती है, स्पेशली इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स, तो वो चलता है। अच्छा, तो
जो बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम किया, जैसे डॉन पिक्चर में काम किया, जोधा अकबर में काम किया, वहाँ क्या सीखने को मिला? मतलब वो क्योंकि बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छा है, या फरहान से क्या सीखा, आशुतोष से क्या सीखा, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सीखा, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सीखा कि कितना ऑर्गेनाइज रहते हैं और किस तरह से शूट होता है, तो उस बारे में कुछ बताइए। तो अगेन लाइक आई सेड कि वो लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म में डिफरेंस आता है बहुत ज्यादा। एंड ऑफ कोर्स इफ आई टॉक, if you have to talk about director, every director has their own forte or their own plus point, जो उनसे अलग चीज सीखने को मिलती है, जो मतलब एक फायदा मेरा जो हुआ कि एज अ फ्रीलांसर मतलब कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन हाउस से कंप्लीटली ना जुड़ के अलग अलग प्रोडक्शन हाउस और अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करने का फायदा डेफिनेटली ये हुआ है कि उनके तरीके, उनके अलग अलग तरीके, उनके जो प्लस पॉइंट थे, सब चीज वो सीखने को मिले सब। तो आई वुड से कि डेफिनेटली मच मोर ऑर्गेनाइज, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, वो बैकग्राउंड है उन लोगों का, कि they are more prepared on set, they are more prepared, and that is why they look to work with people who are more professional. They work with people who have that experience, so because if you work with someone like Farhan as a director, Farhan की जो clarity है mind में, it's mind blowing, because he would come and he would tell you कि अगर ये आज एक सीन है, यहाँ पे शूट होना है और ये 20 शॉट्स हैं और ये 2 पेज का 3 पेज का जो भी सीन है, ये आपको लिटरली बताएंगे। एडिट उनके माइंड में ऑलरेडी क्लियर है, he has the edit so clear in his mind कि वो पहले बोलेंगे कि ये लाइन से लेके ये लाइन ये शॉट होएगा, ये लाइन से ये लाइन ये शॉट होएगा, जबकि नॉर्मली you would find many डायरेक्टर्स वुड से कि अच्छा ये शॉट्स लेंगे, बट ये शॉट में एक बार ही पूरा शूट कर लेते हैं, ये एंगल में भी पूरा, जो जिसको हम कवरेज बोलते हैं, कि पूरा सीन आप 3-4 एंगल से ले ले तो एडिट टेबल में फिर आपने एडिट कर। बट फॉर फरहान इट वाज कि मतलब वो स्कोप ही नहीं छोड़ते थे, और हमने बहुत बारी सोचा कि यार ये एडिट कैसे करेंगे यार पोस्ट में, और ये शॉट किधर जाएगा, सडनली एक एंगल आता है एक शॉट का, ये कैसे। और मेरे को याद है कि हम सेट पे आधा टाइम एडी डिपार्टमेंट ये सोचा था कि यार सीन एडिट कैसे होएगा, बट देन जब व्हेन यू सी द फाइनल रिजल्ट फिल्म पे, जब फाइनल फिल्म पे तुम वो रिजल्ट देखते हो तो आपको समझ आता है कि यार इनका, बिकॉज मतलब एडिट इतना क्लियर था माइंड में पहले से ही कि सब सॉर्टेड था। सो जब वो शार्पनेस होती है, एक क्लैरिटी होती है किसी को, तो उसमें आप गुंजाइश नहीं होती कि आप 19 से 20 इधर उधर करो। मतलब हमने 500 600 एक्स्ट्रास के साथ गाने शूट करे हैं उसमें। अब 50वीं रो का 10वां एक्स्ट्रा लेफ्ट साइड से अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो चीज भी पकड़ी जाएगी। So that's the level of professionalism, that's the level of concentration जिसके साथ आपको काम करना होता है। Everything has to be perfect. And how was working with Shah Rukh Khan? Lovely, were you fan of Shah Rukh Khan before that? Big fan, obviously, big fan, and it was I think so. Most of my films जिन पे मैंने AD का वर्क किया है, in fact all the other films जिस पे AD का वर्क किया है, I have been lucky enough कि मेरे फ्रेंड्स उस पे वर्क कर रहे थे and they have come to me कि आ जा इसमें ज्वाइन कर ले। Dawn was the one film on which I was not supposed to work on, but मैं मेरे दोस्त काम कर रहे थे और मैं उनके पीछे पड़ा था because I was such a big Shah Rukh fan, and it was Dawn and it was Farhan and Excel। मैं यार करवा it was going to be huge, मतलब पहले से पता था फिल्म बनने से पहले it's going to be correct, सबको पता था, मतलब वो Dawn के बारे में सबको ही पता था। तो
लकीली एक ओपनिंग हुई बाय चांस फॉर अ थर्ड एडी, तो बुलाया तो मैं का बॉस, मैं तो बन गई करूंगा, मुझे तो करना है। Yeah, so definitely, I mean, being on set, working with Shahrukh, मतलब वो and okay, this is 2006, so I mean obviously this is 14 साल पहले की बात है, but वो एक जो जो वो उस टाइम पे वो बोलते थे कि एक एक ऑरा है, एक पर्सनालिटी है, द मोमेंट ही वॉक्स ऑन सेट एक अलग सी एनर्जी आती है, दैट इज ऑल ट्रू। वो 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 होता है, इट्स ऑर्गेनिक, ही इज दैट काइंड, मतलब वो ही इज सो इन्फेक्शियस, ही इज सो मैंने भी काम इन्फेक्शियस किया और मैंने सेम चीज फील करी है। मतलब मैं एक ऐड है कर ना, रहा था रिलायंस है का, ना। तो शाहरुख जब हाँ, तक नहीं आया, चीजें चल रही हैं, पुनीत मल्होत्रा था, करण जौहर था, मानी की बेटी आई हुई थी, सब लोग बैठे हुए अपना बतिया रहे हैं, सब कुछ धीमे-धीमे चल रही है, तभी शाहरुख आता है। लेट आया था, सुबह आना था 8 बजे, शाम को 5 बजे आया, वो लेट आता है। तो शाम को 5 बजे आया और जैसे ही वो आया और वो शूट चलना था करीब 8 घंटे 12 घंटे, उसने 4 घंटे में पूरा शूट खत्म कर दिया, वन टेक। और उसके बाद उसका एनर्जी ऐसा है कि वो इधर से सिगरेट पी रहा है, उधर एक आदमी कॉफी लेके खड़ा हुआ है, उसको कॉफी दे रहा है, फिर सिगरेट पी रहा है, फिर अपनी ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, अच्छा सुन ऐसा ले लेता हूँ मैं, वो ओके बोल रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है कि ओके हो गया सर, कहता नहीं सुन एक काम कर ऐसा भी ले ले, एक काम कर ऐसा भी ले ले। मैंने कहा यार ये आदमी बैठता है 2 मिनट के लिए, फिर उधर जाएगा करण जौहर से मिलेगा, कुछ खाएगा, पानी पिएगा, फिर वापस आएगा, फिर सेट पे इससे बात करेगा, उससे बात करेगा, उससे बात करेगा, उससे बात करेगा, कुछ ना कुछ करता रहता है वो सेट पे। बहुत एनर्जेटिक था मतलब। और ऐसे ही हैप्पी न्यू ईयर के सेट पे मैं गया था, अपने एक फ्रेंड मुझे ले गया था, तो वहां पे मैंने देखा कि फराह खान अपना स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, दीपिका पादुकोण ने किसी से फोन में बात करनी है, बोमन रानी वहां बैठे हुए हैं, सोनू सूद अपना किसी से बतिया रहा है, अभिषेक बच्चन अपना बैठा हुआ है कुछ सोच रहा है, और शाहरुख खान इधर वो जापानीज डेलीगेशन आया उनसे मिल रहा है, फिर उधर जाता है फरहान, हाँ फरहान नेक्स्ट शॉट क्या लेना, अरे बोमन सुन ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, सुनू ऐसा सुन ऐसा करते हैं। अरे भाई साहब ऐसा लगा था सेट पे से वही काम कर रहा है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जेटिक है। अरे seriously, so exactly what you said, मतलब कि like I clearly remember there was this one moment, so क्या है ना, आप स्टार सेलिब्रिटी फिल्म का यू विल नेवर एक्सपेक्ट कि दे विल गेट इनटू कि, एंड स्पेशली उनका प्रोडक्शन नहीं, हाँ खुद का उसका प्रोडक्शन हो तो आई कैन अंडरस्टैंड। और वो उन्होंने करा, इतनी कहानियां मैंने सुनी है रेड चिलीज वगैरह के बारे में कि मतलब जरूरत पड़ती है तो मतलब वो तराफा बिछाना तो वो भी करा हुआ है हाँ अपनी प्रोडक्शन में, being Shahrukh Khan and being in the status that it was. But it's a different thing when you are the star of a film. It's not your production. You have nothing to do. एक्चुअली नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से कट हो गया था, सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन अगेन। सो आप शाहरुख खान के बारे में कुछ बता रहे थे, कोई इंसिडेंट्स बता रहे थे। या so हम वही वो डिस्कस कर रहे थे, उसका जो मतलब उनका जो डेडिकेशन है सेट पे, इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे थे। सो वही मैं बोल रहा था ना कि एस डॉन वाज अ फिल्म जिसमें वो ना तो वो खुद प्रोड्यूसर थे, ना ना उनका यू नो अपार्ट फ्रॉम बीइंग द स्टार ऑफ द फिल्म उनका और कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं था। तो आई रिमेम्बर क्लियरली दिस इंसिडेंट्स जब मतलब एज अ थर्ड एडी बैकग्राउंड कभी कभार सेट कर रहे होते हैं, क्या होता है, तो एक अगला शॉट सेटअप होना था, तो हर शॉट से पहले ना थोड़ा वो जाके मैं चेक कर लेता था। हमारी फर्स्ट जो थी नित्या से, नित्या मेरा वाज द फर्स्ट एडी ऑन एंड so she was by chance standing near where Shahrukh was. तो मैं गया उनके पास एंड आई थिंक वो भी उस टाइम पे किसी के साथ कुछ ब्रीफिंग कर रही थी, उनका कुछ डिस्कशन किसी और, आई मीन सेट होता है, अगला शॉट लग रहा होता है, 10 चीजें चल रही होती है एक साथ, है ना, एकदम ऑब्वियसली। केओस होता है तो मैं वैसे गया सेट उससे पे। कि हाँ, तो मैं गया नित्या के पास और वो 1 सेकंड के लिए हमारा वो लुक एक्सचेंज हुआ नित्या से। तो मैं उससे पूछा, नित्या मैं नेक्स्ट सेटअप अभी आगे क्या है? सो नित्या ने जस्ट बोला कि 1 सेकंड, वो किसी से बात कर रही थी तो बोला 1 सेकंड। सो उतने में शाहरुख वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट, वो बैठ के मेरे को बता रहे, अच्छा नेक्स्ट सेटअप तेरा ये शॉट है, देखो ये लगेगा पीछे, एंड मतलब इट्स नॉट अ जोक और एनीथिंग, ही न्यू एग्जैक्टली नेक्स्ट शॉट क्या क्या होने लगना है, वाला क्या है, क्या सेटअप लगेगा। क्या क्या सेटअप लगेगा, क्या नेक्स्ट शॉट है।
So you don't expect that from the star, you know. Generally you're used to the actor say कि अच्छा मेरे को अभी बताओ क्या करना है. He knows. और मोस्टली एक्टर जो एडीज होते हैं वो वैनिटी मैन में जाके ब्रीफ करते हैं, हाँ अभी आगे क्या वो करना है, तो वो एडीज बताते हैं अच्छा सर ये बोलना है, ये करना है, ये करना है, उनको कुछ पता नहीं होता बेसिकली. अब आपने जैसे वो इंसिडेंट बताया था वो एड शूट का, सी दो चीजें, एक तो एड शूट एंड सेकेंडली आई मीन ऑब्वियसली अब नाउ विद टाइम एंड ही इज मच मोर एस्टैब्लिश्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड, ही इज you know obviously at that time I think even Red Chillies was just starting off, maybe not really taken off that much, talking about 2006. और उससे पहले की मेरे ख्याल से फिल्में उनकी फ्लॉप भी थी, फिल्में दिल हिंदुस्तानी जो भी बनाई थी वो नहीं चलवा रही थी, प्रोडक्शन हाउस से नहीं चल पा रही थी. जी and this was Excel, so but I remember कि मतलब आप जैसे कहते हो, हाँ obviously वो साफ साफ बोलते थे कि मॉर्निंग में मैं, आप मेरे को 8 बजे बुलाओगे तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए 8 बजे आना. बट मेरे को याद है कि उनका कॉल टाइम अगर 9 बजे होता था तो 10 बजे तक आ जाते थे. हाँ. वो तब तक वो वाला जो नहीं था कि 8 बजे का कॉल टाइम है तो शाम को 5 बजे आए, क्योंकि आई मीन शाहरुख खान, सो समवन वुड बी ओके विद आल्सो. तो बट आई वुड स्टिल एडमायर द फैक्ट कि एट दैट टाइम वो आते थे एंड नॉर्मल दूसरे एक्टर्स, सो दिस इज द डिफरेंस. Any other actor that, okay, I'll not speak for everyone, but majority of the actors, what happens is, or majority of the stars is कि अगर वो आते रेडी होने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा जाता है, कितना भी सिंपल हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम. I have never seen Shahrukh throughout Dawn taking more than 10 minutes in the vanity van. हाँ, उसको नहीं अच्छा लगता वैनिटी वैन में बैठना, जैसे मोस्ट एक्टर्स को अच्छा लगता है वैनिटी वैन में बैठना. करेक्ट. अगर 8 बजे उनका कॉल टाइम है और मान लो अगर 9 बजे भी आ रहे हैं या 10 बजे भी आ रहे हैं, वो 10 बजे अगर लोकेशन पे पहुंचे तो 10:05 पे 10:10 पे वो सेट पे, और वो सबको झुक झुक के सॉरी बोल रहे हैं. ही शाहरुख खान एट द एंड ऑफ द डे, कोई जरूरत नहीं उसको करने की. He's saying sorry to me, he's saying sorry to all the ADs. सबको झप्पी पाके हेलो बोलते, सबको झप्पी पाके जाते. So that एक humbleness, और and उसमें कोई, और the thing is कि एक चीज होती है दिखावा के लिए लोग करते हैं कि अच्छा मैं humble हूँ, मैं दिखावा के लिए मैं स्टार हूँ बट मैं फिर भी humble हूँ. तो वो कहीं पे उसमें भी अपनी एक arrogance आ जाती है, और वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हो, especially I mean, if you're Shah Rukh Khan. And one of the richest actors of India, not just big actor, one of the richest man. So कुछ जरूरत नहीं पड़ी सब करने. Yeah, forget richest. I mean, he's the most powerful, the most. He's the most iconic. अमित जी के बाद मतलब शाहरुख ही है. जिसको हम अगर बादशाह बोलते हैं, तो and he was at the peak at that time. He didn't need to do anything of that sort. But as a human being, आपको समझ आ जाता है कि कब genuinely कोई कर रहा है या कब दिखाने के लिए कर रहा है. True. एक और छोटा सा इंसिडेंस यार, मतलब अब ये शाहरुख खान है यार, तुम डॉन शूट कर रहे हो, कुछ एक थोड़ा वो अब आपको जैसे पता ना हमारे फिल्म सेट्स वगैरह पे हर डिपार्टमेंट वगैरह जो है वो इसमें यूनियंस होती हैं, और एक जूनियर आर्टिस्ट का भी यूनियन होता है, एक वो यूनियन होता है. तो देयर वाज नॉट रियली अ प्रॉब्लम, बट एक कुछ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई थी एक यूनियन के साथ, बट दैट टू आल्सो दैट वाज इट वाज नॉट एन इशू मेनली व्हिच वाज हैपनिंग. एक जनरल फ्रेंडली मतलब एक डिस्कशन हो रहा था बिटवीन प्रोडक्शन एंड जो यूनियन वाले थे वहां पे खड़े हुए थे, तो उनसे जनरली हमारी बात हो रही थी, और एक बेसिकली एक टेक्निकलिटी पे हमको समझ नहीं आ रही. उस टाइम पे बहुत नया था, बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज वी हैड डॉन फिल्म में हम थोड़े पोर्शंस इंटीरियर जो हैं, जैसे मान लो कि बाहर का मलेशिया वगैरह, हम वो यहाँ पे बॉम्बे में शूट कर रहे हैं, तो वी हैड सम फॉरेनर्स आल्सो हु वर देयर. तो उस टाइम पे बहुत सारे वो रूल्स वगैरह रेगुलेशंस चेंज हो रहे थे यूनियन में. तो एक रूल निकला था कि जितने आप लोग फॉरेनर्स एम्प्लॉय कर रहे हो
बैकग्राउंड आर्टिस्ट, उतने आपको इंडियन बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। वो चीज अच्छा, यूनियन का रूल था। यूनियन का रूल था, और वो चीज समझ रहे थे, और क्यों था, क्या वजह थी उसके पीछे। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एनीवेज, तो nothing to do that, but I what was the amazing fact was कि Shahrukh, who you don't see him going back to the vanity van. Shots के बीच में you see him sitting there, like you said, having his cigarette, having his coffee, sitting there, talking to someone, doing something or the other. He is standing and he is explaining production and us what the rules are. So that you would never expect. That's an image. That's an image. ये एक image है जो आप मतलब ये एक फैसेट है, एक इमेज है जो आप कभी सोच नहीं सकते एक स्टार की। कि शाहरुख को प्रोडक्शन के रूल्स पता है। हाँ, मतलब पता है, और मतलब बहुत समझदारी के साथ समझाने की भी कोशिश है। He's a very well read person जो actually. वही कि वो एक समझदारी है, he is very intelligent, very right, so but you don't expect that from him ना, he has nothing to do. हाँ, he's a hired people for that, उसको जरूरत ही नहीं करने की। और कोई होगा वो तो बोलेगा अच्छा प्रोडक्शन का कुछ चल रहा है, चल रहा है। नॉर्मली होता है, वो कहते हैं भाई जब एडी को बोलते हैं सुन मैं वैनिटी में बैठा हूँ, जब प्रॉब्लम सुलझ जाए तो मेरे को बुला लेना। नॉर्मली एक्टर्स यही करते हैं। आज लगता है नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारा नेटवर्क फिर कट गया था। सो प्रतीक, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ एक, बाकी बातें हम लोग करेंगे, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बार बार मुझसे मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं वो ये है कि जब आप मुंबई में हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होती हैं, पर जो मुंबई से बाहर मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, यूपी में है, या अलग अलग जगहों पे हैं, उनको जब मुंबई आना होता है तो क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए मुंबई आने से पहले, और मुंबई आके क्या चीजें करें कि उनको काम इजिली मिले? असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए? देख, सबसे पहले देखो, होमवर्क थोड़ा करना जरूरी है आने से पहले, है ना। वो जमाना बहुत अलग था जब हम लोग आए थे वर्सेस अभी जो है। अभी आज की डेट पे मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सब कुछ इंफॉर्मेशन इतना फ्री फ्लोइंग है। उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे हमारे लिए ये मतलब हमारे लिए कैसे आके अप्रोच करना लोगों के लिए बहुत अलग था, क्योंकि हमारे पास वो इंफॉर्मेशन सारा अवेलेबल नहीं था कि किसके ऑफिस कहाँ है। एक बहुत इंटरनल सी एक मैगजीन, एक डायरेक्टरी होती थी जो आपको भी शायद पता होगा। वो सिर्फ सिनेमा बॉलीवुड लोगों के लिए की डायरेक्टरी होती थी, जिसमें प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर, उन सबके एड्रेसेस एक येलो पेजेस टाइप का था, जिसको हम क्या बोलते थे उसका, मैं नाम ही भूल गया। तो फिल्म इंडिया, वो डायरेक्टरी हमको यहाँ पे आके, फिल्म इंडिया, करेक्ट, फिल्म इंडिया डायरेक्टरी अपने को यहाँ पे आके मिली थी। तो उसमें से जाके हमने एड्रेसेस देख के लोगों से बात करना शुरू करा था। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कोल्ड कॉलिंग जैसे ही हुआ, बट दैट्स नॉट व्हाट आई वुड सजेस्ट। अब जमाना थोड़ा अलग है। अब इंटरनेट का जमाना है, अभी सब चीजें गूगल, ऑनलाइन, सब चीजें अवेलेबल है। सब बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, छोटे प्रोडक्शन हाउसेस, इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउसेस, सबका इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिलता है, उनका कांटेक्ट इंटरनेट पे है। तो इससे पहले कि आप उठ के अपने आप को रूट करके यहाँ पे आके, और आज की डेट में वो भी फर्क है। पहले मतलब हालांकि लोग अभी भी एंटरटेन करते हैं कि अगर कोई आएगा डायरेक्टली फिर भी बात करेंगे आउट ऑफ रिस्पेक्ट प्रोडक्शन हाउसेस, बट इतना अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता मतलब आज की डेट में कि कोई भी ऐसे उठ के आके आपके दरवाजे पे आके बोलेगी अच्छा मेरे को, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ये है। ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप ये इंफॉर्मेशन ढूंढो, कांटेक्ट ढूंढो, जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं ऑनलाइन, मेल करो, फोन करो रिस्पेक्टफुली। एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। देखो दो तरीके हैं, या तो आप किसी को जानते हो यहाँ पे या फिर नहीं जानते। अगर जानते हो तो डेफिनेटली उनका हेल्प लो, बिकॉज यूर स्टार्टिंग ऑफ कोई भी करना चाहता है, थोड़ा बहुत उनका हेल्प मिल जाए
दैट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। दूसरी चीज है कि अगर किसी को जानते नहीं हो, फर्स्ट अटेम्प्ट डेफिनेटली सबको ऐसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। सेकेंडली आई वुड सजेस्ट कि जब ये चीज नहीं वर्क करे तब जाके कोशिश अप्रोच करने की कोशिश करो किसी तरीके से। देखो, रास्ता अपने को बनाना है, अपने आप ही। तो कभी किसी के लिए रास्ता ऐसे बनता है कि आप किसी को जानते हो जो कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, इंटर्न वो किसी और को जानते हैं, वो तीसरे जन को जानते हैं। या आज की डेट में बहुत सारे ऐसे फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं, ऑनलाइन, यहाँ तक कि लिंक्डइन पे भी अगर आप जाएंगे आपको ऐसे हाँ, प्रोफेशनल जॉब्स जो के कॉर्पोरेट के हेड्स हैं उनसे बात रिक्वायरमेंट्स कर आ सकते हो। प्रोफेशनल, उनसे बात कर सकते। कॉर्पोरेट के लिए, प्रोडक्शन के लिए भी अभी आज की डेट में बहुत प्रोफेशनली अप्रोच किया जा रहा है। तो अपना सीवी बनाओ, अपना बैकग्राउंड बनाओ, इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो, कॉल करो प्रोडक्शन हाउसेस को, एक प्लान के साथ आओ। पहली चीज तो है कि एक प्लान के साथ आओ। यहाँ पे ये सीधे उठ के आ जाना, वो 80s 90s अर्ली वो जो कहानी 2000, सुन के आते थे ना, मेरी जेब में 50 रुपए थे और मैं मुंबई पहुंच गया, वो वाली कहानी हाँ सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है। करेक्ट। वो असलियत नहीं है। वो आप मतलब अच्छी बात है, वो लोग ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग उससे अचीव नहीं करते, बट वो वजह नहीं है लोगों की अचीवमेंट के लिए। वजह लोग अचीव इसलिए करते हैं अपने परसिवरेंस और अपनी मेहनत से। तो परसिवरेंस रखो, ट्राई करते रहो, दिल छोटा मत करो, बट प्लान के साथ हो। ये मत सोच के आओ कि मैं सड़क पे या फिर फुटपाथ पे सोच के आऊंगा। वो आप किसी का भला नहीं कर रहे हो, अपना भला नहीं कर रहे हो, अपनी फैमिली वालों का भला नहीं कर रहे हो, और जो आपको हायर कर रही है उनके लिए भी कोई भला नहीं कर रहे हो। वो सिर्फ कहानियों में सुनने में अच्छा होता है। हाँ। प्लान के साथ आओ, फोकस के साथ आओ। अगर ऑलरेडी 2-3 मीटिंग लाइंड अप है आपकी, तब आओ। I also believe प्लान that करके। passion without plan is stupidity basically. पैशनेट तो बहुत हो गया, मैं करना एग्जैक्टली। चाहता हूँ करना चाहता हूँ करना, तो पर जाऊँ कहाँ, करेक्ट करूँ क्या? करेक्ट यू आर करेक्ट वेस्टिंग योर टाइम देयर। करेक्ट। ये है दूसरी चीज। बॉम्बे महंगी जगह है रहने के लिए, इस चीज को आप ट्रू। अपने जहन में डाल लीजिए। यू नो कल ही मैंने मतलब इस पे एक वीडियो बनाया है, यही बता रहा था मैं। मैं जो प्लान के साथ भी आया था, ये प्लान के साथ आया था कि मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों साथ में इंस्टीट्यूट से हमने सोच लिया था कि चलो आएंगे। शुरुआत में थैंकफुली उसका कोई रिलेटिव थे यहाँ पे, उसकी बुआ रहती थी, तो हमने सोचा था कि चलो पहले 15-20 से 1 महीना उसकी बुआ के साथ रहेंगे, जब तक हम एक फ्लैट फाइनलाइज हो जाएंगे। जैसे ही फ्लैट मिल जाएगा हम अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, और तब तक मतलब इस सब के बीच में काम वाम ढूंढना चलता रहेगा। तो एक बहुत ही छोटे से 1 रूम अपार्टमेंट में हम दोनों, जो दिल्ली के लड़के जिनके एक का जिसका होटल है बिजनेस जो में, बंगलों में रहने के शौकीन है। पेरेंट्स, मतलब दूसरे के, मतलब फादर ने इतना अच्छा लाइफ में कमाया है कि हमारी 2-3 गाड़ियां होती हैं दोनों के फैमिलीज के पास, और हम लोग एक गद्दा, एक सूटकेस, एक चादर लेके एक 1 रूम फ्लैट में वैसे रह रहे थे। तो मेरे को इतना भी याद है कि मतलब कुछ महीने, मतलब तब तक तो मेरी खैर जॉब लग गई थी। मतलब वही यही है ये, मतलब सुनने में अच्छी कहानियां है, मतलब ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्ट्रगल है, बट इसमें भी जब आप प्लान जी था। रहे होते हो, हाँ जी रहे होते हो तो हाँ। हाँ, उसमें भी प्लान था। प्लान ये था कि भैया आए हैं और ये लोगों से मिलना है, वो प्लान ऑलरेडी था। और हमने अगर वैसा फ्लैट मकान उस जोन का लिया था, तो हमने एक्चुअली फ्लैट लिया था, हमारे पास मतलब फ्लैट था खाने पीने के लिए। मतलब बेशक हम ये नहीं थे कि हर रोज बर्गर या मैकडॉनल्ड्स वगैरह खा रहे थे, वो चीज नहीं हो रही थी, बट दाल रोटी वगैरह खाने पीने के लिए पैसे थे, अपने आप को संभालने के लिए पैसे थे। ये नहीं था कि 50 रुपए थे जेब में और पता नहीं कि अगला चाय खाना पीना कहाँ से कहाँ से आएगा। आएगा। क्योंकि अगर मैं वो चीज लेके भी मैं अपना बोझ, दिमाग पे बोझ लेके बैठूंगा, तो मेरा कंसंट्रेशन काम की तरफ नहीं होगा, मेरा फोकस होगा अच्छा मैं सरवाइव कैसे करूंगा, अगले महीने का रेंट का आधा जुगाड़ मेरा करो। फोकस आधा मेरा फोकस उसमें चला जाएगा। अगर मैं पैसे सेव करके प्लान करके आता हूँ कि बॉस अच्छा मेरे को पता है कि 6 महीने मान लो
लगने हैं। मुझे एक नौकरी यहाँ पे लगने में, लोगों से बातचीत करने में, अगर मैं 3 या 6 महीने लेके चल रहा हूँ तो मैं पहले से उतना पैसा जमा करके करूँ, या फिर मैं पहले से ही अपने पेरेंट्स से बात करके रखूं कि अच्छा मैं इतना लोन ले रहा हूँ आप लोगों से, मुझे डिपॉजिट देना होगा, मुझे रेंट देना होगा, कितना रेंट होता है सब पता करो, ब्रोकर से बात करो। एक मजे की बात, जैसे एक आपके और मेरी अभी ये डिस्कशन हो रहा था कुछ टाइम पहले, एक ऐसे कि वो 11 महीने वाली बात यहाँ पे लीज, मैं भी हैरान हुआ था, आपने भी खुद बोला कि आप भी बहुत हैरान हुए थे, क्योंकि हमको आदत नहीं है। हमने तो सुना कि साल भर की लीज मतलब 12-11 महीने। मेरे को खुद याद है, मैं भी ये ब्रोकर से पूछता था कि मतलब ये सिस्टम किसने दिमाग में लगा के सोचा कि 11 महीने, तो या तो 12 महीने ही कर लेते पहले। बट बॉम्बे है, सालों से सदियों से ऐसे चल के आया है। ब्रोकर हर 11 महीने के बाद तुमसे पैसे लेगा, और ब्रोकर के बिना तुमको घर नहीं मिलेगा। ब्रोकर के बिना घर नहीं मिलेगा मुंबई में। वो सब चीजें प्लान करके, अपना स्टडी, अपना होमवर्क करके आओ, ताकि जब तुम यहाँ पे लैंड करते हो 1 मिनट नहीं वेस्ट कर रहे, कि आप जो करेक्ट बंदे हैं उनसे मिल रहे हो। आपको कल को अगर देखो, एंड स्मार्ट होना पड़ेगा इन चीजों की। देखो, चाहे हमारा बिजनेस मतलब इंडस्ट्री है, चाहे कोई और इंडस्ट्री है, थोड़ा बहुत तो नेटवर्किंग तो चलती ही है, जरूरी है, रिश्ते बनाने, नेटवर्किंग करना। अब मैं सिंपल सी बात करूंगा, आप 10 रुपए जेब में, 50 रुपए लेके आप एक कॉफी शॉप पे नहीं बैठ सकते, तो आप क्या नेटवर्किंग कर पाएंगे? ट्रू। आपको भी बैठ के सामने, अगर आपको इस इंडस्ट्री में घुसना है, उन लोगों के साथ बैठ के बात करनी है, तो एज अ स्टोरी, एज अ फेबल, एज अ मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, नॉस्टैल्जिया में ये सब बातें बहुत अच्छी हैं सुनने को। बट एक और चीज मैंने नोटिस करी है, बहुत सारे लड़के जो मुझे अप्रोच करते हैं ना, दे हैव दिस सिंपैथेटिक एटीट्यूड कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, सर हम बहुत गरीब घर से हैं, सर हम ये है, सर हमारा वो है। देन दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। या हमारी एक बहुत कॉमन चीज आती है कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। देन आई से दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट ना। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, देन डू अ फकिंग जॉब, 2 साल जॉब करो, पैसे इकट्ठे करो, फिर मुंबई आओ। हु इज आस्किंग यू टू कम नाउ? 2 साल बाद आ जाना, 2 साल बाद स्ट्रगल करना। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश की तैयारी करो, बिकॉज मुंबई इज इंग्लिश ओरिएंटेड, दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। आप बहुत कपिल शर्मा को मोटिवेट होकर देखते हो कि कपिल शर्मा हिंदी बात करता है, मैं कर लूंगा, उसको भी 14 साल लगे ना। 14 साल लगने के बाद वो जाके अब सुपरस्टार बनाया, और स्टार बनने के बाद वो बोलता है कि मैं हिंदी में बात करता हूँ। बट English is necessary, money is necessary. You cannot ignore these facts just because of moral and ethical issues. कि नहीं सुनने में खराब लगता है, but you need money to survive in Mumbai and you need a good knowledge of English. because जब सेट पे जाओगे तो वो चीजें फेस करते हो आप। आई मीन बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है क्षितिज। आई थिंक आपने एकदम करेक्ट चीज पे पकड़ा, कि वर्ड करेक्ट पकड़ा, सिंपैथी। जो एक्चुअली क्या है ना, अभी मतलब चलो कोविड सिनेरियो अलग रखो, कोविड से पहले मतलब हजारों की तादाद पे 10,000 से 8 से 10,000 लोग दिन के बॉम्बे पहुंचते हैं इंडस्ट्री में कुछ बनने के लिए, कोई, और उसमें से 80% तो एक्टर बनने आते हैं, ठीक है। ट्रू। अब क्या है ना कि सबने ये कहानियां सुनी है कि कोई बड़े एक्टर की या कोई सेलिब्रिटी की, कि जब वो आए थे उनके जेब में इतने पैसे थे, वो सड़क पे सो रहे थे, या फिर वो मरीन ड्राइव पे लेट गए थे, उन्होंने एक रात रेलवे स्टेशन पे बिताई, एक बिल बोर्ड देखा, बोला कि ये शेयर जो है ना, मैं इसको एक दिन राज करूंगा, मैं इस पे राज करूंगा। तो और वो कहानी सच हो गई। बट आप ये देखो कितने लोगों की ऐसी कहानी है, 10 लोगों की है, 100 लोगों की है। महीने में आपके 3 लाख लोग आते हैं यहाँ पे, 3 लाख लोग महीने के तादाद के हिसाब से आपके पिछले 20 साल में आपके 10 कहानियां होंगी ऐसे सुनने को। तो रेशियो लगा लो ना, उन सबका, उनकी सबकी कहानी का है जो बाकी सब है, होगा सक्सेस रेशियो। करेक्ट। तो आप उस बेसिस पे आप ये नहीं चल के कर सकते कि हाँ बहुत, मैं वही बहुत पोएटिक लगता है कि यार मैं मतलब बोरिया बिस्तर, सिर्फ एक बैग कंधे पे टांग के 50 रुपए जेब में लेके मैं पहुंच गया,
मुंबई स्टार बनने, या मैं पहुंच गया मुंबई डायरेक्टर बनने, मेरे में ये वो कन्विक्शन इज गुड, कन्विक्शन इज वेरी गुड, बट जैसे आपने बोला है कि पैशन हो, कन्विक्शन हो, विदाउट अ प्लान इज स्टुपिडिटी। एंड जो स्ट्रगल है ना, हम्म, जो स्ट्रगल है ना, इसको बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है मुंबई में। जब मैं इनिशियल पहुंचा तो एवरीवन वाज सेइंग आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग, और मैं भी अपने आप को बोलता था आई एम स्ट्रगलर, आई एम स्ट्रगलर, इवन दो आई वाज डूइंग फिल्म्स। सो मैंने देखा कि अगर मैं जितना अपने आप को स्ट्रगलर बोलूंगा, मैं उतना स्ट्रगलर हो जाऊंगा। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल इफ यू हैव अ राइट प्लान, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल। व्हाई स्ट्रगल, व्हाई जबरदस्ती कि मैं 50 रुपए लेके आया हूँ। जैसे शाहरुख खान भी बोलता है, शाहरुख खान की मम्मी मजिस्ट्रेट थी, 3 मंजिल बंगले में रहता था, यहाँ पे आया था ऑलरेडी उसके पास पैसे थे, सनी सेन में ठहरा हुआ था। अमिताभ बच्चन के फादर जो थे वो नेशनल लेवल के पोएट थे, उनके पास गवर्नमेंट हाउस था, इंदिरा गांधी का लेटर था, राजीव गांधी दोस्त था, ही वाज नॉट पुअर। तो कई बार स्टोरीज जो होती है वो ड्रामेटाइज करने के लिए आपको मैगजीन में, फिल्म में बताई जाती हैं, तो आप उसको सही मान लेते हो और आप वो सोच के वहां पे चले जाते हो कि नहीं मैं स्ट्रगल करूंगा। सो इफ योर बेसिक आइडिया इसके मैं वहां जाके स्ट्रगल करूंगा, देन दैट बिकम्स योर माइंडसेट, you start struggling. Once you get into this struggling mind zone na, then you can't get out of it. It's very difficult to get out of this struggling mind zone. I think like you did na, you already came with this mindset because you have been lucky कि आपको एक फिल्म मिल गई कोंकणा सेन के साथ करने को, तो you already knew कि अच्छा मैं सेट पे काम कर चुका हूँ, I knew this is how it operates. So you had this knowledge which was very good about you, कि कॉन्फिडेंस था जब आप मुंबई आए थे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि अगर बाहर के बच्चे हैं, अगर वो अपनी शॉर्ट फिल्म ही बना ले, या यूट्यूब पे इतना कंटेंट है जो शायद हमारे टाइम पे नहीं रहा होगा, 2001 में तो यूट्यूब भी नहीं था। इफ यू वांटेड टू गैदर सम इंफॉर्मेशन, AFT वाज योर ओनली ऑप्शन। कहाँ जाते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, बुक्स पढ़ नहीं सकते थे। फिर सिनेमा बुक्स इंडिया में बनती नहीं है, बाहर की फॉरेन बुक्स इतनी एक्सपेंसिव है कि आप खरीद नहीं सकते हो। सो कोई ऑप्शन नहीं था। अभी तो ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। लर्न द क्राफ्ट, कम टू मुंबई, आई थिंक मेक अ प्लान लाइक यू सेड, it will be very easy for them. I think there is no need to unnecessarily struggle. And also know who you're approaching, how you're approaching. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यार इंस्टाग्राम पे मेरे को किसी ने एक होंगे जनाब जो जिनको देखा होगा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, ये फिल्मों में काम कर रहा हुआ है, वो सब मेरा प्रोफाइल तो है पब्लिक। तो उन्होंने अपना वो बताया है कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, पैशन है, लखनऊ से आपके शहर से। एक मतलब मैंने उनसे पूछा अच्छा आपकी एज क्या है? हाँ. तो कुछ उन्होंने बोला था हाँ 16 या 17 साल, अभी भी स्कूल में थे। मैं कहा अभी आप स्कूल में हो? कहते हाँ। कहते बट मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को मतलब एक्टिंग ही करनी है, आप बताइए क्या करना चाहिए ये सब। तो मैंने उसको वही बोला दोस्त मैं वही बोलूंगा जो मेरे पेरेंट्स ने बोला था, मैं बिल्कुल तेरे जैसे था। पर आज की डेट में चीजें बहुत बदल गई हैं। आज की डेट में हमारे टाइम पे आपको अगर इस क्राफ्ट में घुसना था, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे जहाँ स्टडी कर सकते हैं। और ये मैं आज की डेट में बोलूंगा कि तब भी मैं भी वो स्टडी करके ही आया। और अगर आपको किसी चीज को आज की डेट में, अच्छी बात यह है कि इसका एक्सेप्टेंस इतना है, या फिर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं बीच में, कि आप उस स्किल को बनाइए, आप वो स्टडी करिए एक मतलब थ्योरी के बेसिस पे भी और थोड़ा प्रैक्टिकल के बेसिस पे भी। आप पहले खुद तो जांचिए कि आप वो चीज में इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं है, पहली चीज। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर वो जनाब मतलब ये सब चीज समझा के मैं बोला तो इस तरफ इस मतलब इंस्टीट्यूट का पता करो, आप कोई फिल्म स्कूल ज्वाइन करो आफ्टर 12th, आप अपनी फैमिली को समझाओ कि आपका इसमें इंटरेस्ट है तो उसमें डिप्लोमा करिए, यू नो। तो पहले तो उस चीज पे भी हुई कि नहीं हमारे आसपास इतने हैं नहीं इंस्टीट्यूट, जीमा वगैरह। मैं कहा जो है, जो आपके अवेलेबल है वो करिए। एंड फिर लिटरली वो बात उस भी चीज पे आ जाई थी कि आप मेरे को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते। You're always looking for shortcuts. So मैंने वही चीज exactly shortcuts is the word that exactly I use की वैसे कि देखो पहली चीज तो ना तो मैं अभी उस लेवल पे पहुंचा कि मैं कहीं किसी को बोलूंगा तो वो मेरे कहने पे किसी को काम मिल जाएगा।
दूसरी चीज, मतलब विदाउट बीइंग ऑफेंसिव, बट मैंने लिटरली मतलब ये बोला कि मतलब मैं यहाँ पे किसी का बाप बनने नहीं बैठा हूँ ना। मैं कोई मैं भी एजेंसी खोल के खुद थोड़ा बैठा अपनी हूँ जॉब कर देने के लिए। हाँ। डायरेक्टली मैं अब, एंड ऑनेस्टली आई मीन, वो अभी हम स्ट्रगलर की बात कर रहे हैं, बट आई डोंट कॉल माय सेल्फ स्ट्रगलर और व्हाटएवर, बट स्टिल आई एम आल्सो ट्राइंग टू ब्रेक इन एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मतलब मेरा भी ग्राफ अभी चल ट्रांजिशन ही रहा फेज है, बेसिकली। ट्रांजिशन फेज है। तीसरी चीज की भाई, बिना कुछ एक एफर्ट डाले लाइफ में, कि आप अभी तक स्कूल में, अभी तक आपने पहला स्टेप भी नहीं लिया कि आप कुछ पता करो। अगर मैंने लिया पहला स्टेप, तो मैंने सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह के बारे में खुद पता करके, इससे पहले कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करूं, सारा वो रिसर्च भी मैंने किया था खुद। तो वो चीज भी मैंने उनको समझाई थी कि एक एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन था। बाय चांस एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मैंने इकट्ठा करे थे कि एक, मेरे को याद है कि हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया बिजनेस सेक्शन में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था कि कैसे अगले 10 सालों में कैसे बूम होने वाला है फिल्म इंडस्ट्री का। यह है साल 2000 की बात। वो सब कटिंग्स निकाल के मैंने रेडी करी थी उनको दिखाने के लिए कि बस अच्छा ऐसे है, ये कन्विक्शन के साथ, या ऐसे कन्विंस करके यू मैं, हैव टू डू व्हाटएवर इट टेक्स। अपनी रिसर्च खुद यस, करनी पड़ती है। मैं उठ के किसी को इंस्टाग्राम पे टैग करके ये नहीं बोल रहा था कि अच्छा सर आप मेरे को इंट्रोड्यूस करवा दो, मैं आ जाता हूँ। तो बस अगर मैं आपके लिए सब कुछ रेडी करके रखूं तो आप क्या सीखोगे? नहीं, अच्छा एक और चीज है इसमें, दे आस्क यू टू हेल्प देम, नॉट जस्ट हेल्प देम। वो कहते हैं कि सेट पे ले जाइए, मुझे सिखाइए भी। अब सेट पे जो लोग जाते हैं, आप ये देखो, मतलब आप इतना वो, जैसे मैंने 4 साल बीटेक किया, फिर मुझे इन्फोसिस वालों ने लिया, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। ऐसा तो नहीं था ना 12th के बाद इन्फोसिस ने कहा चल आ जा हमारे काम करने लग जा। आप जब किसी कंपनी के लिए, किसी सेट पे डायरेक्टर के लिए एसेट हो गए, तो वो लेगा ना। जब किसी डायरेक्टर ने देखा कि अरे मैं प्रतीक के साथ काम कर रहा हूँ, प्रतीक मेरे को इस 25 चीजों में हेल्प कर सकता है, ओके ही हायर्ड यू। वो ऐसा तो नहीं सोचा ना वो आपको सिखाए भी, खाना भी खिलाए, उसका पैसा भी दे। क्यों करेगा कोई ऐसा? आप लाइबिलिटी हो सेट पे, उसको डायरेक्शन कर रहा है, डायरेक्शन करते करते आपको सिखा भी रहा है, और उसका वो पैसा भी दे रहा है, और आपको खाना भी खिला रहा है, और आपको मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रिविलेज्ड पर्सन यू थिंक यू आर। आप कितना प्रिविलेज अपने आप को समझते हो कि मतलब हर कोई आदमी आपके लिए एकदम जान बिछा देगा? नहीं, आप सेट पे एसेट हो, ओनली देन यू विल बी ऑन सेट। आप सेट पे परफॉर्म नहीं करते हो, अगली बार आपको कोई बुलाएगा भी नहीं। तो सच बात है। ट्रू, ट्रू, दैट्स द थिंग। बट एक बहुत अच्छी चीज की जानकारी होगी मेरे को आज क्षितिज, कि आपके और मेरे बीच में हम दोनों ना एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, लोगों को बुलाते हैं और हम सिखा देते हैं, उसका चार्ज ले लेते हैं। आइडिया बुरा नहीं है। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है। बट ऑल जोक्स अपार्ट, मतलब वो वही चीज है। आई थिंक मैंने आपको वो फर्स्ट चीज भी शुरुआत में बोला थी कि वो पैशन और वो डेडिकेशन जब तक आप दिखाओगे नहीं, देन ब्रदर फॉरगेट इट, कि कोई भी कुछ भी हो, आप कहीं इस इंडस्ट्री में नहीं पहुंचोगे, एटलीस्ट नॉट द राइट वे। सो अगर किसी को ये चीज है कि मतलब, और कहीं से भी आ सकते हैं लोग, ये कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली वाले ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट या गुवाहाटी या मुंबई को छोड़ के आप कहीं से भी हैं, यू आर ऑल सेम। मुंबई में जो है उनको थोड़ा प्रिविलेज मिल जाता है कि रेंट नहीं देना है, खाना कहीं खाने को मिल रहा है, और थोड़ा मुंबई में 3-4 लोगों को और जानते हो। पर मुंबई के अलावा मेरे ख्याल से आप इंडिया में कहीं से भी आ रहे हो, यू आर ऑल सेम आई गेस। हाँ, एग्जैक्टली। एंड मतलब वो चीज है, वो पैशन और वो स्मार्टनेस और वो डेडिकेशन के साथ आओ एंड करो। मतलब एक्चुअली अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपका एक्चुअल पैशन ये फील्ड है, देखो ये फील्ड उन लोगों के लिए नहीं है जिनको पैशन नहीं है, जिनको सिर्फ बिजनेस करना, पैसे कमाने हैं, तो बस 10,000 और तरीके हैं ज्यादा इजी इससे पैसे कमाने के लिए, वो करो। नाम कमाना है, 10,000 और तरीके हैं नाम इससे इजी तरीके नाम कमाने के लिए भी, आप वो करो। आजकल की डेट में तो सोशल मीडिया भी है। तो अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो आपका वो पैशन होना चाहिए उस फील्ड में। तो किसी चीज के लिए भी, मतलब एक्टिंग के लिए भी हो, और डायरेक्शन के लिए हो, सिनेमाटोग्राफी के लिए हो, आर्ट के लिए हो, कुछ भी, कॉस्ट्यूम्स, तो वो पैशन लेके आओ ना बॉस। तो पैशन लेके आओगे, अपने आप चीजें होने लगेंगी। आपसे चीजें होंगी, और अपने आप
वो चीज जब दिखनी शुरू हो जाएगी, अपने आप लोग आपको आगे लेके जाएंगे, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम विजिटिंग कार्ड्स हमको नहीं बनाने की जरूरत पड़ती। आपका रिज्यूमे वर्क नहीं करता। या ये मतलब जितना स्ट्रॉन्ग अपना वर्ड ऑफ माउथ है एज इंडिविजुअल्स, रिज्यूमे या विजिटिंग कार्ड या से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रू। मैंने जो स्कूल के सर्टिफिकेट्स और रिज्यूमे बनाए थे जब मैं मुंबई आया था, तो मैंने 2 महीना ऑफिसर जा के दिखाए, फिर मैं वापस लखनऊ गया, उन्हें मम्मी को दिए, मैंने कहा इसको रख लो, ये किसी काम के नहीं है सर्टिफिकेट्स, वहां पे जाके इस तरह से काम नहीं होता है। सो दैट इज हाउ मुंबई ऑपरेट्स। बिल्कुल, यू सेड एग्जैक्टली करेक्ट थिंग। And Mumbai is the only, in film industry is the, I think the only place जहाँ पे the day you decide to become something you become. The day you decide I want to become executive producer, you become one. ऐसा CEO के केस में नहीं होता. But the day you want to decide I want to become an actor, I am an actor. I want to become an assistant director, you become assistant director. There is no examination for you that gives you. There is no organization that certifies you कि तुम ये बनोगे. The day you decide I am that and you become that. That's the only privilege of this industry. You don't need a degree or certificate for that. So if that is your conviction. Figure out the path. The path is very simple. Start assisting. You start going on the way meeting, and there's no one way ना. True. हमारा मतलब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको पता एक हायरार्की होती है कि अच्छा मैं पहले सेल्स लेवल पे ज्वाइन करूंगा, फिर मैं मैनेजर बनूंगा, फिर मैं डिपार्टमेंट हेड बनूंगा, फिर मैं मान लो डायरेक्टर लेवल पे आऊंगा, फिर मैं जो है तब CXO लेवल पे आ सकता हूँ। ये सब है तो एक करियर पाथ होता है। आपने जिस दिन एक कंपनी ज्वाइन कर दी आपको पता है, या फिर एक पाथ पे आप गए कि आपको पता है अच्छा ये इतने टाइम में मेरे को ये लेवल हिट करना है। हमारे इसमें देयर इज नो सिंगल वे, यू नो। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई मतलब सिनेमाटोग्राफर्स भी डायरेक्टर बन रहे हैं, डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफर भी बन रहे हैं, डायरेक्टर एक्टर्स भी बन रहे हैं, एक्टर्स डायरेक्टर भी बन रहे हैं। Cinematographer, he was a spot boy. There's no limit to what you can do actually. जी, exactly. I mean, it's amazing how some of these stories pan out. It's just your conviction. Again, conviction, your passion, and persistence. How true you are to the art. Perseverance. Yeah. Okay, Prateek. You want to say something? Sorry. Last, just wanted to say, because you know, obviously, this is a very hard time, so that's why on the perseverance bit, it kind of just struck me that you know, even those who are, it's not just, I don't think ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो बाहर हैं, जो आना चाहते हैं, बट ऑल्सो जो मान लो कि अभी आए हैं बट नहीं हो रहा, टाइम लगता है कभी कभार चीजें होने में, या फिर अभी जो हमारा सिनेरियो है अभी, that's where perseverance really matters. It can be very testing at times, but I always have this feeling that again it's how true you are to yourself और कितना सच्चे दिल से आप चाहते हो वो चीज करना, उस पे really dependent है। बट दिल छोटा नहीं करना, वो बहुत जरूरी बात है। क्योंकि कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी टाइम मुश्किल हो, बट कुछ वक्त के बाद अगर आप एक्चुअली यू आर ट्रू टू इट, इफ यू आर ट्रू टू योर पैशन, थिंग्स विल स्टार्ट टू टर्न अराउंड। You have to be true to yourself first, then you'll be able to achieve whatever you want. That's all. एक लास्ट क्वेश्चन और जी पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं लखनऊ में बैठा हूँ और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इज इट द राइट टाइम टू गो टू मुंबई एंड सीक वर्क, और मैं ऐसा उनको बोलता हूँ, जैसा मैं बता देता हूँ कि मैं उनको बोलता हूँ दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो टू मुंबई, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से वैसे ही प्रोडक्शन कम हो गया है, क्रू कम हो रहा है। इफ अभी जाके अप्लाई करोगे वैसे भी कुछ काम नहीं मिलेगा। सो यू कैन टेल द बेटर कंडीशन ऑफ मुंबई राइट नाउ कि अभी मुंबई जाना बेटर है या फिर जनवरी में जाएं या कोरोना थोड़ा सा सुधरने के बाद जाएं, क्योंकि ये लड़के जो बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहते हैं। आई फील दैट अगर वो अभी जाएंगे तो काम तो मिलेगा नहीं, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो क्या सिनेरियो चल रहा है मुंबई का? क्या है ना कि सब मुंबई का सिनेरियो हो रहा है कि धीरे धीरे चीजें ओपन हो रही हैं अभी, बट यू नो
जो अभी का सिचुएशन है और ये जो कोरोना का, आई मीन ऑब्वियसली सबको पता है क्या जो चल रहा है, किसी ने कभी फेस नहीं किया था। मेरे को याद है कि जब शुरू हुआ था तब एक एक फिल्म शुरू होने वाली थी जिसपे मैं वर्क करने वाला था, उसकी प्लानिंग शुरू हो रही थी, उसकी स्केड्यूलिंग वगैरह का। तो मैं उसका स्केड्यूलिंग बनाया और मैं प्रोड्यूसर्स को यही बोल रहा था कि बस अच्छा ठीक है, मैं अभी ना मैं सिर्फ स्केड्यूल जो है, जो लाइफ बिफोर कोरोना है ना, मैं उस हिसाब से बनाता हूँ, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि अपनी लाइफ आफ्टर कोरोना विद कोरोना क्या होने वाली, स्पेशली शूट पे एंड स्पेशली लॉन्ग फॉर्मेट में। हालांकि अब तो खैर, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वाज बैक इन अप्रैल, तो अप्रैल मई में जब शुरू ही हुआ था, तो अब तो खैर थोड़े बहुत शूट शुरू हो गए हैं, नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत शुरू हो रहा है। बट हाँ, जो लोग सोच रहे हैं कि अभी इस वक्त बॉम्बे आए उस इस सिचुएशन में एज फ्रेशर्स, मेरा पहले दो रीजन से अभी एडवाइस ये होएगा कि अभी नहीं, क्योंकि पहली चीज तो डेफिनेटली फॉर एंड फॉरमोस्ट सेफ्टी। यू नो, यू आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग समथिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक ऐसी जर्नी में जाने के लिए जिसमें जो जो इतनी आसान नेसेसरली नहीं होगी, यू नो। तो एक नॉर्मल सिंपल गोइंग लाइफ में, इजी गोइंग लाइफ में ही हमारी अभी इतनी मुश्किल हो गई है जर्नी की। मैं जैसे आपको खुद मैं बता रहा था कि बॉम्बे में इतना बुरा हाल है कि मेरा खुद का एक बच्चा है 3 साल का, तो मैं तो पिछले 6 महीने से घर से बाहर हम लोग नहीं निकले। एक जो 1000-1200 स्क्वायर फीट का घर है, ज्यादा से ज्यादा हम सीधे नीचे बिल्डिंग के गेट तक वो भी मैं ही जाता हूँ, सामान लेने जाता हूँ, क्योंकि हालत है ऐसी। आई मीन दिस इज द सिचुएशन। सो फर्स्ट सेफ्टी, आई मीन लुक एट योर सेफ्टी। फाइन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट बिलीव, दे फील कि ठीक है, there are a lot of people who are also traveling, which is fine, everyone has their own right, but it, to be sensible, first be safe, क्योंकि आपको एक इतना एक जर्नी अगर करनी जो डिफिकल्ट है, जैसे मैंने कहा, और उसके ऊपर से आप एक जो हमको आज एक सिंपल सी चीज जो मार्केट से जाके अगर हमको लेना था, जो हम कभी भी उठ के अच्छा जाके लेके आ गए 2 मिनट में, उसके लिए अब 10 चीजें करनी होती है, एक पूरा आधे घंटे का प्रोसेस हो जाता है कि आपको वापस आके यू हैव टू मेक श्योर कि कोई जर्म्स या कुछ नहीं हो। वहां पे आप कह रहे हो कि आप जाके अलग अलग लोगों से पहली चीज तो मिल भी पाओगे कि नहीं मिल पाओगे। यू नो, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एंटरटेन। ऑफ कोर्स, हाँ, ऑफिस में ऑफिस सारे बंद पड़े हैं, पर्सनली कोई मिलेगा नहीं आपसे। हाँ, तो आप मिलोगे किससे? सो rather than that, use this time wisely. And you are struggling, तबीयत खराब हो जाएगी, who is going to take care after you? Skills build करो। ऑनलाइन कोर्सेज का एकदम बूम हुआ है with this corona, which was meant to happen because online LinkedIn Learning, lynda.com, exactly, Udemy courses, वो कोर्स करो, अपना स्किल होन करो, build your skill, build your resume on that. Instead of getting depressed about the situation, I think people should be positive कि अच्छा कुछ टाइम मिला है अपनी स्किल्स डेवलप करने का, क्योंकि फिर जब ये ओवर होगा तब लगातार काम ही करना है आपको। करेक्ट। तो आप स्किल्स डेवलप करो, लर्निंग करो। आई मीन YouTube इज अ फ्री सोर्स ऑफ so much things to learn, you know. And so like I said कि आपके पैशन पे डिपेंड करता है, learning never ends, even for me, you know. 15 साल या 16 साल के एक्सपीरियंस के बाद में आज भी मैं बैठ के YouTube में मेरे को इतना ही मजा आता है बिहाइंड, मतलब आप को कोई फिल्म पसंद है, उसका बिहाइंड द सीन्स बैठ के देखोगे, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग इट, एट द एंड ऑफ द डे इट्स एज गुड एज यू सिटिंग ऑन द सेट ना। आप सेट पे अगर किसी के सेट पे जाओगे भी, क्या करोगे? आप वही ऑब्जर्व करोगे ना कि क्या हो रहा है। हाँ। इतने सारे हॉलीवुड की फिल्म्स हैं, बिहाइंड द सीन्स हैं। एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर हम लोगों को तो पास टाइम होता था, बिहाइंड द सीन्स देख रहे हैं, मेकिंग देख रहे हैं बैठ के घर पे। आप वो बैठ के देखो, आपको आप यू हैव नो आइडिया आप लोग कितना सबकॉन्शियसली आप आपके अंदर जा सकता है उस चीज से।
ताकि कल को आप जब सेट पे जाओगे और वो चीज आपके सामने एक्चुअली होगी, आपको ऑलरेडी उसके बारे में पता है। तो दैट्स यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। यूटिलाइज योर टाइम वाइजली rather than right now jumping into it. Let things settle down, चीजों को वापस स्टार्ट होने दो, एक नॉर्मल सी आने दो। जो मतलब यस, इंडस्ट्री भी बहुत बुरी तरीके से हिट हुई है यार। जो फिल्में इस साल रिलीज बहुत सारी होनी थी, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों ने तो नेक्स्ट ईयर के लिए पुश करा है मोस्टली। और जो ज्यादा मतलब इतना स्कोप नहीं था उनको सस्टेन करने का कि उनको मतलब फाइनेंशियली इट वाज इम्पोर्टेंट कि इस साल रिलीज हुए, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में रिलीज हो रही है। तो चीजें चल रही हैं। अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे चल रहा है कि अच्छा कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। लोग कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बट शूट्स में इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो दोनों चीजें ही हैं अभी, बिकॉज वो नेचर ऑफ द डिजीज इज सच कि कहना बहुत मुश्किल है। नहीं सकता, हेल्पलेसनेस है। कब कहां से किधर से आ जाएगा, क्या होएगा, कुछ पता नहीं। तो बट वेब चल रहा है, process is on, people are trying to take precautions and film industry is get also on trying with to life. stand up on its feet. Correct. But my point is कि things have really changed. But you can't plan scenes which have like 200 extras. You can't plan scenes which have 50 extras now. You can't ideally think of new concepts जिसमें मान लो छोटे बच्चे हों या बुढ़े लोग जाते हों। You can't, मतलब the whole way of working, the whole of way of approaching things are very different ना। आपके एक बजट में एक नया पूरा एडिशनल कॉस्ट है। मतलब मैं मतलब एक मेरे दोस्त बता रहे थे, उनकी टाइम पे फिल्म स्टार्ट होनी थी, बजट वगैरह की बात हो रही थी। तो जनरली मतलब ये डिस्कशन हो रहा था कोरोना वगैरह की, मतलब एक नॉर्मल फिल्म पे ही 1.5 करोड़ का बजट, तो मतलब जस्ट द कॉस्ट टुवर्ड्स सैनिटाइजेशन एंड कोरोना के इफेक्ट का वो एक आ गया है उस पे बड़ी फिल्म पे। मतलब ऑब्वियसली स्मॉलर फिल्म पे, बट एक बड़ी फिल्म पे भी अगर 1.5 करोड़ का है तो स्मॉलर फिल्म वो स्मॉलर फिल्म पे भी तो होगा ही, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, आप अपनी फिल्म बनाने जा रहे हैं भविष्य में, सो असिस्टेंट डायरेक्टर ढूंढ ही रहे होंगे। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं। सो व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट यू आर लुकिंग इन एन असिस्टेंट डायरेक्टर व्हिच इफ समवन स्टार्ट्स वर्किंग राइट नाउ, तो आगे 6 महीने बाद इफ वो आपको अप्रोच करे तो आपको उन तीनों का जवाब मिल जाए उस बंदे के अंदर, वो क्या 3 क्वालिटीज है किसी असिस्टेंट डायरेक्टर में आप देखते हो कि इस लड़के को मैं असिस्टेंट रख लूंगा अपना? यार एक्चुअली क्या देख, 2 चीजें होती हैं, दैट आई थिंक इट विल गिव अ लिटिल इनसाइट कि हाउ डज इट वर्क। अगर मैं कल डायरेक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं फिल्म बना रहा हूँ, मेरे लिए सबसे जरूरी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन जो आदमी है, एक है फर्स्ट एडी, क्योंकि वो फर्स्ट एडी मैनेज करेगा सब कुछ जो है। तो मेरा जो रिलेशन है, मेरा हायरिंग, जो मेरा अप्रूवल होगा, वो सिर्फ वो एक फर्स्ट एडी पे होएगा, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा रैपो और मेरा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन उनसे होएगा। बाकी असिस्टेंट्स जो है सेकंड एडी, सेकंड एडी, थर्ड एडी, सेट पीएस, वो जो है वो उसकी टीम है। फर्स्टली प्राइमरली दे आर हिज टीम, दे आर आंसरेबल। उस जवाब उन लोगों ने उसको जवाब देना है, मेरे को नहीं। अच्छा, नहीं, लेट मी rephrase the question कि what are the 3 qualities that you look in an assistant director that if you have to hire them, suppose as the first AD कि 3 qualities मेरे को चाहिए इस लड़के के अंदर, ये quality होंगी। Wait, why I was coming to first AD, because first AD is a very important, specific and important role। तो definitely and उसका अपना एक
रोल है, इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर द डायरेक्टर, वो पूरे फिल्म के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल को मतलब फर्स्ट एडी एक वो वाला रोल है कि भैया आप चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो स्टार हो, फर्स्ट एडी को बताए बिना वो सेट से बाहर नहीं जा सकता। दैट्स द रूल। आप समझ फर्स्ट रहे एडी हो? की फर्स्ट जरा सी एडी गलती से प्रोड्यूसर रिस्पांसिबल। को लाखों का नुकसान भी हो सकता है। करेक्ट। सो और फर्स्ट एडी की रिस्पांसिबिलिटी है सब कुछ जो सेट पे हो रहा है। सो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट दैट रूल इज, दैट रोल इज। सो फॉर मी सबसे पहली चीज जो है उस पर्सन में जो मैं देखूंगा वो है कि हाउ रिस्पॉन्सिबल ही इज, बिकॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर मी फर्स्ट एडी इज फॉर एवरीवन वुड बी अ वेरी इम्पोर्टेंट role that this person is playing. Secondly, obviously, enthusiasm, I guess. No, more than enthusiasm, honestly, for me as a first AD, what I look is how sincere he is towards his work. हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंबई में आते हैं, जब इंटरव्यू होता है असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ या सीनियर के साथ, तो वो अपना एक फेक ऑरा बनाने की कोशिश करते हैं या फेक जवाब देने की कोशिश करते हैं। पसंद उनको यश चोपड़ा है, बताएंगे मुझे तारकोस्की पसंद है, बर्गमैन पसंद है, फेलिनी पसंद है, या मुझे मखमल बेफ पसंद है, सो वो भी करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक जेन्युइन जवाब देने चाहिए, एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप जेन्युइनली बता रहे हो नहीं सर मेरे को राजकुमार हिरानी पसंद है, देन इवन दैट आंसर विल बी लाइक्ड बाय द एडी कि आपको अच्छा चलिए पसंद है, तो वो यही पूछेगा कि क्या पसंद है उसमें आपको। बट आप जबरदस्ती उसको बताने लगो नहीं मैं तो स्टीवन स्पीलबर्ग का फैन हूं सर, मैं आई लव जेम्स कैमरॉन, दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। हाँ, but I think, see, what I meant by sincerity was not just, ठीक है, be lying and truthful, all, हाँ, but sincerity towards work. मतलब कि honestly मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि जो सिर्फ मतलब what is he giving to the project और कितना वो sincerely hard working है, hard working और sincere, I mean you can even call it hard working, कि बंदा वो मेहनत करने वाला है, उसका वो मतलब वो रात वहां दिन पे बैठ के चाय कॉफी पी के 10 लोगों से गप्पे नहीं मार रहा, उसका ध्यान एक्चुअली है जो काम है जो चल रहा है उस पे, ताकि मेरे को एज अ डायरेक्टर मेरे लिए सब कुछ सेट है और मेरी लाइफ इजी है, मैं फिर कंसंट्रेट कर सकता हूँ क्रिएटिव और परफॉर्मेंस पे। सो सेकंड थिंग वुड बी डेफिनेटली सिंसियरिटी, रिस्पॉन्सिबल, सिंसियर, एंड थर्ड वुड बी हाँ मतलब ओवरऑल पॉजिटिव नेचर और ओवरऑल पॉजिटिव पर्सनालिटी। क्या है ना कि जब मैं भी मतलब एड्स में और कुछ फिल्म में फर्स्ट प्रेप एज अ फर्स्ट एडी भी प्रेप वगैरह करा हुआ है, या फिर एड्स मैंने इतने सारे करे एज अ फर्स्ट एडी। एक टाइम ऐसा था जब वो ये कहने वाली बात थी कि एक फर्स्ट एडी क्योंकि सब कुछ मैनेज करना है, चिल्ला के सब पे डरा के रख के, और मतलब जो फर्स्ट एडी चलाता नहीं है उसको काम करना नहीं आता, वो वाली बात ऐसे मेरे को बहुत सुनने को मिली थी। और ऑनेस्टली मेरे को चिल्लाना और सेट पे जनरली मतलब वर्क एनवायरनमेंट आपका सेट पे इतना चिल्लाने का और इतना शोर शरार हो मेरे को पसंद नहीं, बिकॉज हम कुछ क्रिएटिव करते हैं यार, वो हबड़ दबड़ चिल्लाना उस सब में क्या क्रिएटिव बनाओगे तुम? और वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर फर्स्ट एडी होता है जो सेट पे बहुत चिल्लाता है, और उसके नीचे जो असिस्टेंट काम करते हैं उनको लगता है कि ये एफिशिएंसी है, फिर वो जब खुद फर्स्ट एडी बनते हैं तो वो भी वही पैटर्न फॉलो करने लगते हैं। करेक्ट। तो मैं मतलब मेरे लिए सो वो चीज तो एक पॉजिटिव, हालांकि मेरे मतलब हैरानी वाली बात ये कि मेरे को सारे डायरेक्टर और जिनसे भी मैं बात करता हूँ मेरे को ये सुनने के मिलता है कि मामा बहुत डरावना हूँ सेट पे। जो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि मैं डरावना, मैं तो चिल्लाता नहीं हूँ, ऑनेस्टली मैं नहीं चिल्लाता अनलेस मतलब जब लोग सुनेंगे नहीं तो तब करना पड़ेगा उस लेवल पे। बट मगर इफ आई कॉल फॉर साइलेंस इट्स वेरी स्टर्न एंड इट्स वंस ऑन द माइक and that's it. But मैं हमेशा ये चाहूंगा कि शॉट लेने से पहले वो शांति हो और वो पॉजिटिव
और मस्ती के साथ करें ना यार काम, मजा ही नहीं आ रहा शूट पे तो। हाँ क्यों आप वो मतलब पूरा टाइम टेंशन में प्रेशर के साथ अगर काम करेंगे तो क्या क्रिएट करेंगे। सो एंड द डायरेक्टर एंड द फर्स्ट एडी एक्चुअली वो लोग हैं सेट पे जो लोगों को रास्ता जो 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 लीड कर रहे हैं। एंड एग्जीक्यूशन के टाइम में एक्चुअली मोर देन द डायरेक्टर आई वुड से काफी हद तक फर्स्ट एडी वो टोन सेट करता है, बिकॉज जब तक रोल करने के लिए रेडी नहीं होते इट्स ऑल द फर्स्ट एडी व्हिच टेक्स, मतलब कि अगर आपको एक 2 मिनट का शॉट लेना है आप उसके पीछे आपको भी पता आधा पौना घंटे का प्रेप जो है या रेडी होने का वो फर्स्ट एडी का काम है ना। वो एग्जीक्यूशन शूट के टाइम पे देन द डायरेक्टर टेक्स ओवर, बट अगर वो फर्स्ट एड ही टोन बहुत प्रेशर और टेंशन और चिल्लम चिल्ली इस सब चीज का सेट करेगा तो वो फिर मूड में वो मजा नहीं आता वो चीज। और ऑनेस्टली कुछ एक सेट्स हैं जिसमें मेरे को भी ऐसे जोन में जाना पड़ता है बिकॉज इट्स सेट अप लाइक दैट, बट देन आई डोंट लाइक दैट, आई डोंट एंजॉय दैट। So that's one more quality I would look for कि एक genuinely nice, positive, fun nature हो rather than too serious. चलिए प्रतीक, नाइस टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इंसाइट्स दी। I guess फिर नेटवर्क चला गया है। So it was very nice talking to Pratik, and I will call him and tell him that, and let's meet in another vlog, and I hope कि इस vlog से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला है तो please like, share, subscribe to my channel and do comment on my channel. Okay, bye bye.